चलिए हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो अभी तक हम लोग फिजिक्स में वन शॉट वीडियो सीरीज में चैप्टर नंबर 1 फिनिश कर चुके हैं। इसके अलावा आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, चलिए यार बिना कोई टाइम वेस्ट किए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है भैया, क्या चीज रिड्यूस हुई है वो देख लो फटाफट। तो आपके लिए जो टॉपिक रिड्यूस हुआ है वो है डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये टॉपिक अब आपका रिड्यूस हो चुका है, तो आपको इसे नहीं पढ़ना है। ओके, बहुत सारी बुक ऐसी है जहां पर ये टॉपिक अभी भी मेंशन है, तो वहां पर आप क्रॉस लगा देना ताकि आपको ये टॉपिक याद रहे कि आपको ये टॉपिक अब नहीं पढ़ना है। हाँ भैया ठीक है, नहीं पढ़ेंगे। आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है जरा ये बता दो। तो आप सबको ये वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं। ओके, ये वाले सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंस बता देते हैं, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में 2 नंबर के लिए आ सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये डेरिवेशन आता है इसके ऊपर, वो आपको करवा देंगे। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल एंड कोएक्सियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कोएक्सियल इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है भैया इस चैप्टर का। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है ये भी। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, ये कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनता है। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है। ओके, सो ये चीज थी जो आपको हमने बता दी। ओके, लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं यहाँ से भी न्यूमेरिकल बन रहे हैं, यहाँ से भी न्यूमेरिकल बन रहे हैं। प्री बोर्ड एग्जाम हो गई, हाफ ईयरली एग्जाम हो गई, वहां पर न्यूमेरिकल्स यहाँ से आ सकते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना न्यूमेरिकल वाइज। बाकी तैयारी आपकी पूरी करवाई जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो आपका छोड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स करवाएंगे, न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, थ्योरी वाले वीडियोस तो भैया आ ही रहे हैं आपके लिए, तो सब कुछ होगा। ओके, चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको बता देते हैं। जो लोग आईएमपी क्वेश्चंस देखने आए हैं इस चैप्टर के, तो आईएमपी क्वेश्चंस आपके लिए ये रहने वाले हैं। ओके, ये सारे आपके लिए आईएमपी क्वेश्चंस रहेंगे। काम करते हैं, इसमें तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे इस पीडीएफ में, आईएमपी क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं, तो क्वेश्चन के लिए आप लोग ये देखिए। चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट 1, सॉरी हमें बोलना चाहिए। तो यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो रहेंगे आपके लिए वो ये रहेंगे। 15 क्वेश्चन हैं। यूनिट की बात कर रहे हैं, चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं। 2 चैप्टर से मिलकर एक यूनिट बनी हुई है यहाँ पे, और ये सारे आपके लिए रहेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जिनके ऊपर पी लिखा हुआ है ना भैया, ये प्री बोर्ड एग्जाम में आए थे लास्ट ईयर, तो इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। प्री बोर्ड एग्जाम हो गई, प्रीवियस ईयर पेपर हो गए, उनसे ही मिलकर ये चीजें बनाई गई है। मॉडल पेपर हो गए जो आते हैं ना, उनसे मिलकर ही उनको सबको एनालिसिस करने के बाद ये आईएमपी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं हम लोग। बहुत मेहनत लगती है इसमें। अगर आप लोग ये पूरी पीडीएफ कर लेते हो ना अच्छे से कवर, तो मान के चलो आप लोग 95% के लिए रेडी हो जाओगे, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हमने छोड़ी है। 12 साल 15 साल के पीवाईक्यूज इसमें मिल जाएंगे, 2012 से लेकर तो 2024 तक के। इसके बाद यहाँ पर आपको जो मॉडल पेपर आते हैं एमपी बोर्ड रिलीज करता है एंड टाइम पर, दिसंबर के करीब, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके अलावा प्री बोर्ड एग्जाम होती है हर साल, उनके प्री बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड कर रखे हैं, तो सब कुछ है यार इसमें। इसके अलावा इनका सॉल्यूशन अगर आप चाहते हो तो ये वाली पीडीएफ है। ओके, ये वाली पीडीएफ में आपको उनके सॉल्यूशन में मिल जाएंगे। जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस का सॉल्यूशन ये रहा, इसी तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना है। ओके, इसके बाद प्रॉपर्टी की बात करें तो ये प्रॉपर्टी, तो ये कंप्लीट पीडीएफ है। इसके बाद एक और पीडीएफ है, बहुत सारी पीडीएफ है हमारे पास। ये वाली पीडीएफ है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, टॉप 10 ऑब्जेक्टिव्स, टॉप 9 ऑब्जेक्टिव्स जो भी है यूनिट के, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली पीडीएफ भी रहेगी। इसके हमने एक्सप्लेन कर चुके हैं इस पीडीएफ को पूरे अच्छे से एक वीडियो में। इसके बाद न्यूमेरिकल्स से आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे, जो टॉप न्यूमेरिकल्स हैं जो पिछले 12 सालों में आए हुए हैं। इसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम, सबका एनालिसिस करने के बाद ये पीडीएफ बनाई गई है। तो कंप्लीट जो मटेरियल है आप हमारा, वो आपको मिलेगा इस वाले कोर्स में। ओके, एडुस्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए अगर आप लोग लैपटॉप या फिर पीसी से देख रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मोबाइल पर देख रहे हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन है एडुस्टेट एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। फिजिक्स का एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको सब कुछ मिल रहा है। ओके, सब कुछ मतलब सब कुछ, जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी, वन शॉट वीडियोस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल की पीडीएफ मिल जाएगी, ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो कोर्स मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सीरीज मिल जाएगी, मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल्स इन वन शॉट मिल जाएंगे, आईएमपी क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मतलब जो भी क्वेश्चंस आपने देखे उनके हर एक क्वेश्चन के एक एक वीडियोस बने हुए हैं इसमें, 158 वीडियोस हैं वो मिल जाएंगे, सिलेबस एंड ब्लूप्रिंट मिल जाएंगे, और ये जो नोट्स अभी आप लोग देख रहे हो ये नोट्स वहां पे मिल जाएंगे। तो सब कुछ है कंटेंट। ओके, हाँ तो भैया ये बात हुई। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग
टॉपिक को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से स्टार्ट करेंगे, फिर कैपेसिटेंस बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है भैया, स्टार्ट कर दो अब चैप्टर को, बहुत टाइम हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना बहुत जरूरी है। आज गर्मी बहुत है यार यहाँ पे, तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत जरूरी है समझना। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहीं से आपका चैप्टर का जो बेस है वो तैयार हो जाएगा। द रेशो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। कहानी समझाते हैं आपको भैया क्या होती है, देखिएगा ध्यान से। हम क्या बोल रहे हैं कि यहां पर जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात आती है, मतलब जब भी कोई चीज हमें रेशो के फॉर्म में इस टाइप से होती है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है, तो वहां पे हम एक वर्ड यूज करते हैं, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशो कब यूज करेंगे? जब जैसे यहां पे अगर आप लोग फॉर्मूला देखोगे तो यहां पर पी बाई क्यू के फॉर्म में है, एक ऊपर है एक नीचे है, मतलब न्यूमेरिकल और डिनोमिनेटर के फॉर्म में कुछ चीजें हमारे पास आ रही है। तो जब भी पूरी फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ये ट्रिक बता रहे हैं आपको, तो रेशो वर्ड यूज कर लेना। कौन सा वर्ड यूज कर लेना? रेशो वर्ड यूज कर लेना है। अब समझो, मैं पूरी आपको कहानी समझाऊंगा। मान लो आपके पास एक पॉइंट है, आपके पास एक पॉइंट यहां पर है, आपके पास क्या है भैया, यहां पर एक छोटा सा चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट। अब आपको क्यू नोट समझ में आना चाहिए, यूनिट टेस्ट चार्ज होता है छोटा सा, जिसके ऊपर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, तो ये हमारे पास एक चार्ज है जिसके ऊपर पॉजिटिवली ये चार्ज है हमारे पास, क्यू नोट हम इसको बोल रहे हैं। क्यू नोट मतलब छोटा सा यूनिट चार्ज है हमारे पास, जिसको आप टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हो। तो जब हम इसको यहां से यहां पर लेके आएंगे तो क्या करना पड़ेगा भैया? हमें काम करना पड़ेगा। अरे मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? यहां से इसको यहां पे उठा के लाएंगे तो काम करना पड़ेगा ना भैया। तो उसको बोलते हैं वर्क डन। क्या बोलते हैं? वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अगर क्लास 11 की कुछ टर्म्स याद हो आपको तो फोर्स वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन हमें यहां से यहां तक चार्ज को लाने में करना पड़ रहा है। तो क्या बताया जा रहा है? द रेशो ऑफ वर्क डन, जो वर्क आपने किया है एक छोटे से चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने में, यहां पर एक पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका? इन्फिनिटी हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? लेट सपोज पॉइंट ए बोल दो। तो इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को लाने में ए पॉइंट तक जो वर्क डन आपने किया, ओके, तो उसका रेशो किसके साथ होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज, जो टेस्ट चार्ज होगा ना उसके ऊपर कुछ वैल्यू होगी भैया कि कितना चार्ज इसके ऊपर है, 10 गुलाम का है, 20 गुलाम का है, 500 गुलाम का है, 0.001 गुलाम का है, तो उनका एक रेशो बनेगा दोनों को मिला के, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? भैया ये कुछ नहीं होता है, एक रेशो होता है। किस किस चीज का रेशो होता है भैया ये? तो आप बोलोगे देखो, एक तो होता है वर्क डन, जो किसके ऊपर होता है? एक टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में जो काम आपने किया उसका, साथ में आपको मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा किसका? उस टेस्ट चार्ज का जिसको आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लेके आ रहे हो। आया मजा? समझ में आया कुछ? ये है कहानी। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय वी। किससे डिनोट करते हैं इसे? वी से इसे डिनोट करते हैं। वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी, हेंस द पोटेंशियल इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अब भैया वर्क डन जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो हमने क्या बोला? हमने बोला था कि V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नोट। ओके, ये भी स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी, तो ये क्या बनेगा? ये भी स्केलर क्वांटिटी बनेगा। स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास वैल्यू होती है। समझते हो ना स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ये बात है। चलिए, इतना आपको समझ में आया। ये पॉइंट क्लियर लिख दोगे एग्जाम में इसी तरीके से। अगर आता है 2 नंबर में व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इतना लिख के आना है आपको। फिर आपको ये लिखना है मैथमेटिकली V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू नोट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं भैया हम वीडियो देखते हैं जब तो सब समझ में आता है, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। तो इसके 2 सॉल्यूशन है, या तो आप ये नोट्स जो है इनकी प्रिंट आउट करवा लो, या फिर आप लोग इनको लिखते चलो साथ साथ। ठीक है, वीडियो में साथ साथ लिखते चलो। ये 2 सॉल्यूशन है, आप जो चाहें वो कर सकते हो। ओके, तो प्रिंट आउट करवा लेते हो तो प्रिंट आउट भी सही है, बाकी अगर साथ में लिखना है तो भैया लिखते जाओ साथ साथ। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? वोल्ट होती है। ओके, अरे एसआई यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, वोल्ट याद रख लोगे, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है आपसे। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे, यहां से ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेंगे, इसके बाद ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। तो 1, 2 और 3 ऑब्जेक्टिव आपके तैयार करवा दिया। ओके, 1 वोल्ट क्या होता है? जूल पर कुलाम। जूल पर कुलाम, जैसे V हमारे पास है तो V क्या था हमारे पास? W बाई क्यू नोट, यही था ना भैया। तो W का क्या है? W मतलब वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और जो हमारे पास चार्ज होता है उसकी यूनिट क्या होती है? कुलाम।
अरे गुलामी तो होती है। ये हो गया भैया हमारे पास J/C, ये क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। लेकिन ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, वोल्ट बोलेंगे। ओके चलिए, तो ये बात हो गई हमारी। आगे हम लोग बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। अच्छा, तो डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप तो मुझे ये बताओ कि 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, भैया देखो हमको ये पता है कि वर्क बाय क्यू नॉट, 1 वोल्ट की वैल्यू जो आएगी वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, तो अगर यहां पर 1 है, देखो सिंपल से समझते हैं हम लोग मैथ्स में 1 कब आता है, आप बोलोगे 1/1 करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, हमने बोला है आपको कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कुछ भी चीज होगी उसको मिला के हमें 1 लेके आना है, तो आप क्या बोलोगे, पी की वैल्यू भी 1 रख दो, क्यू की वैल्यू भी 1 रख दो। बस यही चीज है, हमने बोला कि अगर वर्क डन 1 हो जाए और क्यू नॉट 1 हो जाए तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 1 वोल्ट। बात सही है, बिल्कुल सही है। तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इज रिक्वायर्ड to bring a unit positive test charge from infinity to a point in an electric field, then the potential of that point is called 1 वोल्ट। अब भैया क्यू नोट जो होता है उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट हम लोग मान के चलते हैं कि 1 वोल्ट का 1 कूलाम का चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। ओके, 1 कूलाम का चार्ज इसके ऊपर है, पॉजिटिव चार्ज। तो और हम बोल रहे हैं कि वर्क डन हमने 1 जूल का किया, तो बात सही है। अरे बात सही है कि नहीं है भैया, 1 जूल बाय 1 कूलाम, ये आपके पास क्या बन गया, 1 वोल्ट बन गया। आई चीजें समझ में, ये है। अब बात कर लो भैया फटाफट डायमेंशन फॉर्मूला के ऊपर। डायमेंशन फॉर्मूला फिर ऑब्जेक्टिव के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। एक ट्रिक बता देंगे आपको, ट्रिक तो नहीं है, कॉन्सेप्ट ही है जो आपको बताना जरूरी है, जो आपको बताना जरूरी है। अच्छा एक बात सभी सुन ला, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन सबसे बोलेंगे कि आप लोग सभी कॉपी पेन लेकर बैठा करो, कुछ ना कुछ लिखते चला करो साथ साथ। ओके, रफ कॉपी लेके बैठ जाओ, रफ कॉपी में नोट करते चलो कुछ ना कुछ, जैसे कि मन से लिख दिया कि V इज टू W बाई क्यू नोट बोला भैया ने, उसके बाद इसकी यूनिट बोली है G/C, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। ऐसे कर कुछ ना कुछ लिखते चलो साथ साथ, अपने हाथ पैर चलाते रहो। ओके चलिए भैया डायमेंशन फॉर्मूला बता दो फटाफट, क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला, वापस आ जाओ फॉर्मूले के ऊपर, W बाई क्यू नोट होता है, क्यू नोट। अभी क्यों लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है भैया दिक्कत, चार्ज तो है, चार्ज तो चलो भैया आप बोल रहे हो तो क्यू नोट ही लिख देते हैं, बस खुश सभी। तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन की यूनिट क्या होती है, पहले तो आप बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क डन। जो हमारे पास चार्ज होता है, चार्ज तो भैया चार्ज ही होता है। ओके, चार्ज तो चार्ज ही होता है, बट अगर आप लोग चार्ज को देखते हो, आगे आपका चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर आएगा चार्ज जो होता है, या फिर चार्ज ना लेते हुए हम लोग करंट ले लेते हैं, करंट होता है Q/T, Q/T हमारे पास क्या होता है, करंट होता है, आगे आप लोग पढ़ोगे। तो करंट जो होता है उसको I से डिनोट करते हैं Q/T, मतलब चार्ज किस रेशो में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, उसे बोलते हैं हम लोग करंट। आई बात समझ में, Q/T हमारे पास होता है भैया करंट। तो अगर हम आपसे पूछेंगे Q की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे Q इज इक्वल्स टू IT, और T इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा Q। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं IT, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब फोर्स जो होता है उसका डायमेंशन फॉर्मूला आप सभी लोग याद करके चलना, सिर्फ एक डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद करना है, M1 L1 T-2, इसका याद कर लोगे ना तो सब काम हो जाएगा आपका। अब आप ये बताओ डिस्टेंस जो होती है उसको किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, यही तो होती है हमारे पास डिस्टेंस, मतलब लेंथ बोल सकते हैं, लेंथ L। इसके बाद हमारे पास जो I होता है, करंट होता है, वो होता है एम्पियर में, एम्पियर में। टाइम जो होता है, टाइम को हम लोग T लिखते हैं, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो जरा आप लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भैया, M1 हमारे पास रहेगा वैसा का वैसा, L1 हमारे पास रहेगा वैसा का वैसा। अब L1 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 2, भैया लिख सकते हो बिल्कुल। अब T जरा देखो, T यहां पे -2 है, नीचे से ये ऊपर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा T-1। तो इसको T-1, इसको T-2 बोलेंगे, तो टोटल मिला के कितना हो गया, -3। अब ये नीचे क्या है, ये -1 में है, मतलब है तो 1 में अभी, लेकिन ऊपर जाएगा जब किस में हो जाएगा, -1 में हो जाएगा। तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला निकल के आएगा। समझा दिया आपको, क्लियर कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। अगर कहीं पर दिक्कत परेशानी हो तो भैया वीडियो को वापस से रिवाइंड कर लेना, ओके, आगे पीछे कर लेना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, शर्म वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, तो आगे हमारे पास आता है टर्म पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस,
समझ आते हैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या था। पोटेंशियल समझ में आया सभी को, नहीं आया बताओ? पोटेंशियल समझ में आया नहीं आया? पोटेंशियल मतलब सिर्फ और सिर्फ एक रेशो है जो कि वर्क डन और टेस्ट चार्ज के बीच का रेशो है। और यहां पर जो चार्ज, टेस्ट चार्ज जो हमारे पास है, उसको हम लोग इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर लेकर आ रहे हैं। ओके, ठीक है। आगे देखिए आप लोग सभी, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? अरे दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल बनेगा उसमें जो डिफरेंस आएगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। पोटेंशियल समझ में आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई बड़ी चीज नहीं है, समझाते हैं आपको। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिस्टेंस अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आया? एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। मान लो इसको ए बोल देते हैं, मान लो इसको बी बोल देते हैं, ठीक है। अब आपके पास क्यू नोट यहां पे रखा हुआ है, यहां से आपने यहां पर लेके आए, आपने क्या किया? वर्क डन किया। तो आपने जितना भी वर्क डन किया यहां से यहां पर लाने में, ओके, किसको? टेस्ट चार्ज को यहां से यहां पर लाने में, तो वही क्या कहलाएगा? दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वही क्या कहलाएगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू डिस्टेंस अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान रखना, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ इतना सा अंतर है कि वहां पर हम लोग इन्फिनिटी की बात करते हैं, यहां पर एक पॉइंट आ जाता है पॉइंट बी, वहां पर हम लोग इन्फिनिटी से लेके आते हैं, यहां पर एक पॉइंट से लेके आते हैं। इतना सा डिफरेंस होता है। आया समझ में दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ओके, यही चीज है। अच्छा, तो लिख लोगे डेफिनेशन। एक और बात ध्यान रखना, आप लोग वर्क डन कब करोगे? इसको चार्ज को यहां से यहां तक लेके आओगे तो कब लेके आओगे? जब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तभी तो यहां पे फोर्स लगेगा, इसको इधर धकाने में ताकत लगेगी आपकी। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट होगी। इसके बाद इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट इज वोल्ट, इसकी भी एसआई यूनिट वोल्ट है। साथ में डायमेंशन फॉर्मूला वो का वही बनेगा, क्योंकि है तो वो भी पोटेंशियली, बस पोटेंशियल में डिफरेंस है। आया समझ में? तो सारी चीजें वही सेम रहेगी। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना है। ठीक है, कहाँ पे निकालना है? हमें एक पॉइंट पर निकालना है। किसके द्वारा निकालना है? तो आप बोलोगे पॉइंट चार्ज के द्वारा। ठीक है, तो समझाते हैं आपको क्या कहानी चल रही है यहाँ पर। तो मान लीजिए आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर हो गया। ठीक है, ओ पोजिशन के ऊपर। अब इस पी पोजीशन, अब ये जो प्लस क्यू है वो ओ पोजीशन के ऊपर रखा हुआ है। ओके, आपको क्या करना है? आपको इस पी पोजीशन के ऊपर, इस पी पोजीशन के ऊपर जो पोटेंशियल जनरेट होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पी पोजीशन के ऊपर। ओके, इतने बात आपको समझ में आई? चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप लोग जानते हो पोटेंशियल क्या होता है। इन्फिनिटी से क्यू नोट को पी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, क्यू नोट को इन्फिनिटी से पी पोजीशन पे लाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग क्यू नोट के टर्म्स में क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं। ओके, चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम लोग पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं। ओके, तो देखिए आप लोग यहाँ पर हमने क्या कर रखा है? हमने ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस को आर बोल दिया है। ठीक है, ओ से लेकर पी तक की डिस्टेंस को हमने आर बोल दिया है। उसके बाद हमने एक और पॉइंट बनाया, पॉइंट ए। क्या बनाया हमने? पॉइंट ए बनाया। अब इस पॉइंट ए की खास बात क्या है आप लोग देखिए। हमें इंफिनिटी तक की दूरी तो पता नहीं है, सीधी बात तो यही है, हमें इंफिनिटी तक की दूरी नहीं पता होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे? हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने जो ए पॉइंट लिया है वो इंफिनिटी से बहुत पास है। ठीक है, डायग्राम में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत दूर है, लेकिन एक्चुअल में इंफिनिटी से बहुत पास एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं। उस पॉइंट का नाम हम क्या रखते हैं? ए पॉइंट रखते हैं। तो हमें इतनी बात समझ में आई कि इंफिनिटी से हमने बहुत पास एक और पॉइंट ले लिया है जिसको हम लोग ए बोलने वाले। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने क्यू नोट को इन्फिनिटी से कहां पर लेके आ गए? हमने क्यू नोट को इन्फिनिटी से ए पॉइंट के ऊपर लेके आ गए। मतलब छोटा सा वर्क डन हमने किया और छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हमने ट्रेवल करी। ठीक है, यहां से यहां तक बहुत छोटी सी डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हमने डीएक्स डिस्टेंस ट्रेवल करी। डीएक्स क्या है? डिस्टेंस है कि यहां से लेकर यहां तक की छोटी सी डिस्टेंस हम लोग इसे डीएक्स लिख रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आई?
तो अब हमारा टारगेट ये बन चुका है, अब हमारा टारगेट ये बन चुका है कि हम लोग क्यू नोट को ए पोजीशन से कहां पर लेके आए, पी पोजीशन के ऊपर लेके आए। आई इतनी बात समझ में? तो हमने क्या बोला कि ओ से लेकर एक्स तक, ओ से लेकर ए तक की दूरी कितनी है हमारे पास, एक्स है। ठीक है, ओ से लेकर ए तक की डिस्टेंस हमारे पास क्या है, एक्स है। आया समझ में? चलिए, तो मान लेते हैं हमारे पास जो क्यू नोट रखा हुआ है वो इस समय यहां पर है। ठीक है, यहां पर है। चलिए, तो अब आप लोग बताइए, अब आप लोग बताइए, जो क्यू नोट ए के ऊपर रखा हुआ है उसे हम लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं, पी पोजीशन के ऊपर ले जाना चाहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट किधर करवाएंगे, इस डायरेक्शन में करवाएंगे। तो हम लोग dx इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर क्यू नोट है, दोनों के ऊपर बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो यहां पर जो फोर्स लगेगी वो रिपल्शन की फोर्स लगेगी, वो इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फोर्स और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है छोटी सी, उनके बीच का जो एंगल रहेगा, एंगल कितना बनेगा, अगर dx इस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब जो एंगल यहां पर बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं जो थीटा रहेगा वो यहां पर 180 डिग्री का रहेगा। कितना रहेगा, 180 डिग्री का। थीटा क्या है, दो एंगल है किस किस के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। तो आप लोग जानते हो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन मतलब W क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट छोटी सी है तो हम लोग वर्क डन कितना मानेंगे, वर्क डन भी छोटा सा आएगा हमारे पास। ठीक है, जितनी छोटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी उतना ही छोटा हमारे पास वर्क डन आएगा। फिजिक्स में क्या होता है भाई साहब, फिजिक्स में अगर हमें वर्क डन निकालना होता है तो हम लोग सबसे पहले छोटा सा वर्क डन निकालते हैं, फिर जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं। इस तरह से सभी को जोड़ने के बाद हमारे पास बड़ा सा वर्क डन आ जाएगा, मतलब टोटल वर्क डन हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। dw इजिकल्स टू हो जाएगा फोर्स dx। और आप सभी जानते हो जो डॉट होता है, डॉट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, जब भी फिजिक्स में डॉट आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, कोस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, कोस थीटा लिख देते हैं। ठीक है, अगर डॉट आएगा तो कोस थीटा आएगा, अगर क्रॉस आएगा जैसे हमने किया था ना, P इंटू ई किया था, उस समय यहां पर क्रॉस आ रहा था तो हम लोग क्या करेंगे, पीई साइन थीटा करेंगे। ठीक है, क्रॉस सोल्व कैसे होता है, साइन थीटा के फॉर्म में होता है, और जो डॉट होता है वो कोस थीटा के फॉर्म में होता है। याद रखना आप सभी लोग। ठीक है, चलिए, अब थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 180 है। अरे थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 180 है। ठीक है, तो एफ डी एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस 180 डिग्री आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब कोस 180 कितना होता है, कोस 180 कितना होता है आपको याद हो, कोस 180 होता है भैया -1। कितना होता है, -1। ठीक है, चलिए, तो डी डब्ल्यू इजिकल्स टू हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास फाइनल माइनस एफ डी एक्स आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, एक्स रहेगा। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास छोटा सा वर्क डन आ चुका है, हमें तो बड़ा सा वर्क डन चाहिए, तो कैसे निकालेंगे बड़ा सा वर्क डन, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट हम लोग करेंगे माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेट हम लोग करेंगे। ओके, इस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है, आप सभी को पता होना चाहिए। फिजिक्स में अगर हम लोग किसी चीज को जोड़ते हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब ही जोड़ना होता है। चलिए, तो हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है। चलिए बताते हैं आपको फोर्स के बारे में थोड़ा सा, फोर्स क्या होता है। आप सभी को वैसे पता होना चाहिए फोर्स के बारे में। ठीक है, कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा, दो चार्जेस आ जाएंगे हमारे पास, प्लस क्यू चार्ज है और क्यू नॉट है, तो यहाँ पर क्यू आ जाएगा और क्यू नॉट आ जाएगा। अपॉन में आती है दोनों चार्जेस के बीच की दूरी। दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है, प्लस क्यू और क्यू नॉट के बीच की दूरी कितनी है, ओ से लेकर ए तक की दूरी कितनी है हमारे पास, एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है ना, तो इस तरह से हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो फोर्स लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद क्या है हमारे पास, क्यू है। ठीक है, क्यू क्यू नॉट अपॉन में एक्स का स्क्वायर।
ठीक है, यही तो है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा dx। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग चार्ज को कहाँ पर लाना चाहते हैं, इस पी पोजीशन के ऊपर लाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसा ही छोड़ देंगे तो ये चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, ओ पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये करना नहीं है, हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज को कहाँ पर लेके आना है, पी पोजीशन के ऊपर लेके आना है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग चार्ज को इंफिनिटी से कहां पर लाना चाहते हैं, हम लोग चार्ज को इंफिनिटी से पी पोजीशन के ऊपर लाना चाहते हैं, और पी पोजीशन की दूरी ओ के रिस्पेक्ट में कितनी है, आर है। ठीक है, तो हम लोग इंफिनिटी से आर तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये हम लोगों ने लिमिट लगा दी कि आपको सिर्फ और सिर्फ इंफिनिटी से आर तक की दूरी ट्रेवल करनी है। ओके, चलिए, अगर किसी को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो इंटीग्रेशन सिखा देंगे, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा जो भी जितना हमें जरूरत पड़ेगी उतना इंटीग्रेशन आपको सिखा देंगे। नेक्स्ट स्टेप आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग छोटा सा डब्ल्यू को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, छोटे छोटे डी डब्ल्यू को जोड़ोगे तो बड़ा सा डब्ल्यू बन जाएगा। ठीक है, ये बड़ा डब्ल्यू बन गया। बड़ा डब्ल्यू का मतलब है नेट टोटल आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, टोटल वर्क डन आ जाएगा हमारे पास। चलिए, तो आगे देखिए, जो कांस्टेंट चीजें होती है उनको बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगी कांस्टेंट चीजें। -1/4πε0 ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट सब बाहर हो गया। उसके बाद देखिए और क्या चीज है जो कांस्टेंट है, यहां से हमारे पास Q और Q0 भी कांस्टेंट है, Q एंड Q0 हमारे पास कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया। और क्या कांस्टेंट है, 1/4πε0 Q0 Q। ओके ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट था जो हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इंफिनिटी, यहाँ पे आ जाएगा R। अंदर क्या बचा हमारे पास, 1/x² और dx हमारे पास बचा। आया इतना समझ में आप सभी को, आ गया होगा। ओके, चलिए, तो अब हमारे को हमको क्या करना रहेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और खत्म हो जाएगी हमारी लगभग लगभग कहानी। ठीक है, चलिए, तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन। देखिए आप लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है आपको सिखा देते हैं। देखिए, अगर हमारे पास मान लो कुछ इस तरह की टर्म दे रखी है, x² dx, तो हम लोग करते कुछ नहीं है, हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, जो पावर है उसमें 1 को ऐड कर दो, पावर में 1 को ऐड कर दो, अपॉन में क्या करोगे, अपॉन में भी उस पावर में 1 का ऐड कर दो। ठीक है, ये हो गया इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर लिमिट लगी हुई है हमारे पास तो हम लोग इस तरह से कोष्टक लगाएंगे। मान लो लिमिट है हमारे पास 0 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो 10 यहाँ पर लिखेंगे, 0 यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करना है आपको, 10 को पहले यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, तो x यहाँ पर आप लोग 10 लिख दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, अपॉन में कितना चल रहा है, 3 चल रहा है। ठीक है, फिर माइनस लगाओगे आप लोग, उसके बाद 0 को यहाँ पर रख दोगे, तो 0 की पावर 3 अपॉन में 3। इस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है। ठीक है, ये 2 स्टेप होती है। वैसे अगर आपके पास लिमिट नहीं है तो एक स्टेप में भी काम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपको करना रहेगा। चलिए, तो इस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है, तो सिखा दिया आपको इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। ओके, वैसे इंटीग्रेशन इतना छोटा नहीं होता है, अगर आप लोग मैथ्स वाले हो तो आप लोग जानते होंगे। जो मैथ्स वाले होते हैं उनका एक चैप्टर होता है और बहुत बड़े चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिए इसके और बात नहीं करेंगे, अभी तो यहाँ पे आ जाइए आप लोग। W इजिकल्स टू कितना हो जाएगा, -1/4πε0। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ε0। उसके बाद हमारे पास Q था, Q0 था हमारे पास। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x² का। ठीक है, 1/x² का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/x²। 1/x² को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है 1/x² का। ठीक है, 1/x² का इंटीग्रेशन सॉल्व करना है dx के टर्म्स में। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग ये बोलेंगे x की पावर जो इनवर्स लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, पावर में। उसके बाद यहाँ पर dx, यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से हमें करना है। ठीक है, उसी तरह से हमें करना रहेगा, पहले पावर में 1 को ऐड कर दो। ठीक है, उसके बाद अपॉन में क्या लिखोगे आप लोग, अपॉन में आप लोग लिखोगे +1। ठीक है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से हमें करना रहेगा। लिमिट कितनी है हमारे पास, इंफिनिटी से लेकर आर तक की। ठीक है, तो एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। ठीक है, -2 + 1 कितना होता है, -1। ठीक है, तो आर -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, उसके बाद आगे सोल्व करेंगे हम लोग। अब इन्फिनिटी आपको रखना है, तो इन्फिनिटी की पावर इनवर्स में हो जाएगी, अपॉन में -1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आया है।
ठीक है, चलिए भैया इतनी बात हमें समझ में आई, अब यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं -1/r। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, r की पावर इनवर्स में है तो नीचे चला जाएगा, ठीक है, अपॉन में चला जाएगा, तो जो -1 अपॉन में है वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। उसके बाद -1 है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1/∞ आ जाएगा। ठीक है, 1/∞, ठीक है, 1/∞, तो 1/∞ तो लगभग जीरो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1/∞ कितना होता है, लगभग जीरो ही होता है, तो उसको हम लोग जीरो मान लेंगे। ठीक है, और देखिए आप लोग, तो हमारे पास माइनस क्या आ जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा इंटीग्रेशन का वो सिर्फ इतना आएगा। ठीक है, -1/r, -1/r हमारे पास इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। चलिए उसको हम लोग पूरे को कैंसिल कर देते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको हम लोग पुट करेंगे। ओके, देखो आपको थोड़ा सा बड़ा ये लग रहा होगा, लेकिन जब आप लोग खुद ट्राई करोगे तो आपको इतना बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें एक एक स्टेप आपको समझानी होती है, इसलिए जो वीडियो होते हैं थोड़े से बड़े चले जाते हैं। ओके, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, इतना बड़ा नहीं है ये डेरिवेशन, वो तो आप पहली बार कर रहे हो इसलिए आपको लग रहा है। ठीक है, चलिए तो क्या आ जाएगा, -1/4πε0, 4πε0। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा Q0, और क्या चल रहा है, हमने इसको सॉल्व कर लिया पूरे को, तो क्या आया था हमारे पास, -1/r आया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैल्यू कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर देंगे, नहीं तो पूरा का पूरा वैसा का वैसा लिख देंगे। W -1/4πε0। ठीक है, ε0। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा Q, यहाँ पर Q0, अपॉन में क्या चल रहा है, r² चल रहा है, r चल रहा है सॉरी, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हम लोग यहाँ से माइनस को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास W आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया भैया, W आ गया, मतलब वर्क डन आ गया। और आप सभी लोग जानते होंगे, अगर आपने वीडियो नंबर 1 देखा है, अगर हमें पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या होता है, वर्क डन अपॉन Q0, वर्क डन अपॉन Q0 ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्क डन के अपॉन में Q0 को रख देंगे। ठीक है, तो 1/4πε0, ε0। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा Q0, अपॉन में आ जाएगा R, और उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, उसके अपॉन में आ जाएगा हमारे पास Q0। ठीक है, तो ये Q0 से क्या कट जाएगा, ये Q0 कट जाएगा, और हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो कौन सा आएगा, यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, V इज टू 1/4πε0 Q/R, Q/R, ये हमारे पास फाइनल 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 एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डिराइव करना है। ओके, ये 3 नंबर में इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर के लिए तो इतना बड़ा आप सभी लोग जानते हो नहीं आता है, वैसे पहले 5 नंबर में आया करता था, लेकिन अब 3 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो आप सभी को समझ में आ गया ये किस तरह से आपको करना रहेगा। ओके, चलिए तो इसके जो नोट्स रहेंगे आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल आ चुका है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है एक पी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, एक पॉइंट हम लोग ले लेंगे, उस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा। ठीक है, तो हमारे पास 2 पोजीशन होती है, एक होती है एक्सियल पोजीशन, एक होती है कोएक्सियल पोजीशन, ये तो आप लोग जानते होंगे। अगर आपने चैप्टर 1 पढ़ रखा है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत 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 इजी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें है नहीं इस टॉपिक में। ठीक है, अगर आपको चैप्टर 1 अच्छे से आता है, आपने किया हुआ है एक्सियल कोएक्सियल, तो ये बिल्कुल हलवा है आपके लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, स्टार्ट करेंगे एक्सियल पोजीशन से। चलिए भैया, सबसे पहले हम लोग एक डाइपोल बना लेते हैं। ठीक है, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है, डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें एक होता है हमारे पास क्यू चार्ज, दो हमारे पास क्यू चार्ज होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है, सेम होता है, लेकिन दोनों का नेचर अलग अलग होता है। अगर एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव होगा। एक और खास बात इनके बीच में होती है कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो काफी कम होती है। ठीक है, तो अगर ये सेंटर है हमारे पास, इस पॉइंट को बोल देते हैं ए पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं बी पॉइंट, ये हमारे पास सेंटर है, तो यहां से यहां तक की दूरी एल हो जाएगी हमारे पास, यहां से यहां तक की दूरी एल हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
कहाँ पे करना है, इसी पोजीशन के ऊपर। मान लीजिए इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर कहीं पर हमें पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे कहीं पे निकालना है। चलिए तो एक काम करते हैं, ये ओ से लेकर, सुनिएगा ध्यान से, इस ओ से लेकर इस पी तक की डिस्टेंस को हम लोग आर मान लेते हैं। मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो आर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आप लोग आगे देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी टू पी, अगर बी से पी तक की दूरी आपको निकालनी है तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे कि आर में से एल को माइनस कर दो, तो बी से पी तक की दूरी हमारे पास आ जाएगी। मतलब अगर हमें ये वाली दूरी निकालनी है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि आप क्या करो, आर में से एल को माइनस कर दो, आर में से एल को माइनस कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगी। और अगर हम आपसे कहें कि ए से लेकर पी तक की दूरी निकालो तो क्या बताओगे आप लोग, ऊपर लिख देते हैं चलो। ए से लेकर पी तक की दूरी आपके पास कितनी है, तो आप लोग क्या बताओगे, यहां पर देखिए, ए से लेकर पी तक की दूरी आप बोलोगे आर को एल से जोड़ दीजिए। इस आर को इस एल को दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास ए से लेकर पी तक की दूरी आ जाएगी, ठीक है। यही हम लोग वहां पर भी करते थे, यहां पर भी यही करेंगे, ठीक है। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। हम लोग ने क्या किया अभी तक, अब तक हमने ज्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ जो भी वैल्यूज थी उसको हमने डिफाइन कर दिया इस तरह से, ठीक है। जो डिस्टेंस वगैरह थी सबको हमने इस तरह से डिफाइन कर दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें पोटेंशियल निकालना है। हमें क्या करना है, इस पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर कहीं पर इन्फिनिटी बना लेते हैं। इन्फिनिटी के ऊपर क्यू नोट रखा हुआ है, ठीक है। इस क्यू नोट को हम लोग कहाँ पे लेके आएंगे भैया, इस क्यू नोट को हम लोग यहाँ पर लेके आ जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर लेके आ जाएंगे, इस पी पॉइंट के ऊपर हम लोग लेकर आ जाएंगे। तो जितना वर्क डन हमारा होगा, जितना वर्क डन यहाँ पे हमारा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी वर्क डन को हम लोग बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यू नॉट की टर्म्स में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे यहाँ पर कहीं पर पोटेंशियल, किसके द्वारा, पी के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर दो तरह के पोटेंशियल निकलेंगे, एक प्लस क्यू के द्वारा, एक माइनस क्यू के द्वारा, ठीक है। तो प्लस क्यू की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा उसको हम लोग V1 बोल देते हैं, ठीक है। V1 बोल देते हैं, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, वैसे डायरेक्शन नहीं होती है इसके, लेकिन फिर भी हम लोग बना लेते हैं V1, ठीक है। उसके बाद ये P और ये Q, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा उसको हम लोग V2 बोल देते हैं, क्योंकि हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू है, उसकी वजह से दो पोटेंशियल हमारे पास बनेंगे, एक V1 और एक V2, एक V1 और एक V2। तो मान लिया हमने कि प्लस क्यू के द्वारा V1 बन रहा है, माइनस क्यू के द्वारा V2 बन रहा है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो डायरेक्शन तो हमने बस ऐसे ही बना दी है समझने के लिए, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन इनकी होती नहीं है, ठीक है। फोर्स अगर होता तो हम लोग बोल सकते थे, लेकिन इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। चलिए इतनी बात आपको समझ में आई। तब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, V1 और V2 को फाइंड आउट करना है। हमें V1 और V2 को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास V आ जाएगा, जो कि हमारे पास एक्चुअल V होगा। आई इतनी बात समझ में आपको, हमें क्या करना है, V1 और V2 को जोड़ देना है तो हमारे पास V आ जाएगा। चलिए इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो आप लोग मुझे ये बताइए कि जो V होता है, V का फॉर्मूला क्या होता है। हमने पिछली क्लास में, मतलब अगर थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा इसी वीडियो में, तो वहां पर हमने आपको V का फॉर्मूला डिराइव करके बताया था। क्या बना था हमारे पास, 1/4πε0, 1/4πε0 Q/R, Q/R, ठीक है। 1/4πε0 Q/R आ जाएगा, ओके। अगर आप लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आर का स्क्वायर आता है, यहाँ पर आर आता है सिर्फ, तो इस तरह से भी आप लोग ध्यान रख सकते हो, ओके। तो ये रहेगा, ये आपको आता है, ये आपको आता है अच्छे से, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। अब इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, इसी की हेल्प से हम लोग V1 और V2 फाइंड आउट करेंगे। तो जो V1 होगा, ठीक है, वैसे आपको फटाफट दिखा देंगे इसको, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिए। V1 के लिए जो R होगा, ये जो V1 है हमारा, इस V1 के लिए R क्या हो जाएगा हमारे पास, R ये हो जाएगी यहां से लेकर B और P तक की डिस्टेंस, मतलब R माइनस L हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग V1 क्या लिख सकते हैं, V1 यहाँ पर अगर हम लोग लिखें, V1 क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। वैसे आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे तो आपको चिंता नहीं करनी है किस तरह से इसको नोट करना है हमें,
उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए, नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे बिल्कुल अच्छे से, तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आर माइनस एल हो जाएगा। उसके बाद V2 क्या हो जाएगा, V2 यहाँ पर कुछ नहीं है, V2 भी ये इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे Q अपॉन में क्या लिखोगे, R+L, R+L। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो चार्ज होगा उसको आपको माइनस में लिखना है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R-L, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q R+L। ठीक है, अब इनको आप लोग जोड़ दीजिएगा तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा कुछ इस तरह का। अब आपको डायरेक्ट दिखा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, तो आपको फटाफट यहीं पर दिखा देते हैं। ये देखिए, ठीक है, आपने ये निकाला V1, ये आपने निकाला था, ये V2 आपने निकाला है। ठीक है, दोनों को आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, जोड़ने के बाद आप लोग आगे तो कर सकते हो। ठीक है, जो मेन चीज थी आपको हमने करवा दी है, अब आपको जोड़ना रहेगा। इसको जोड़ दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होगा वो कॉमन आ जाएगा, 1/R-L, इधर से जाएगा 1+R+L, 1/R+L, बीच में आ जाएगा माइनस। तो आपको ये सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, आप लोग क्या कीजिएगा, एलसीएम वगैरह लीजिएगा इसका, तो कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आपके पास आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग, R-L, R+L, ऊपर आ जाएगा R+L -R+L, तो यहाँ से R कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2L हो जाएगा। तो 2L को आप लोग कुछ इस तरह से लिखोगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, Q×2L क्या होता है, Q×2L क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास P होता है। ठीक है, ये हमारे पास P होता है, तो आप लोग P यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, उसके बाद आगे क्या करना है आपको, आगे कुछ नहीं करना है, इस तरह का आपको एक्सप्रेशन बना देना है। फिर आपको लेना है स्पेशल केस। स्पेशल केस हम लोग क्यों लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो L है, ठीक है, L क्या है, दो चार्जेस के बीच की छोटी सी डिस्टेंस होती है। 12 आप लोग ले सकते हो डायरेक्ट। तो ये जो होता है वो लगभग लगभग जीरो के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लगभग लगभग जीरो के बराबर होता है। तो हम लोग एल की जगह पर जीरो रख देंगे, तो एल का स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमने वहां पर किया था और यहाँ पर भी इसी तरह से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा एक्सएल कंप्लीट। अब आप लोग सोचेंगे इतनी जल्दी हमने आपको क्यों करवा दिया, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बात करेगा हम लोग 3 नंबर के लिए, तो 3 नंबर के लिए इतना बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको हमने समझा दिया है, कुछ बड़ी कहानी नहीं है। अगर आपको चैप्टर 1 में एक्सेल आपने किया कर रखा है तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ये आपको अच्छे से करवाना है हमें। ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। ठीक है, ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन क्या होता है, इसको समझाते हैं आपको। तो एक होता है हमारे पास एक्सियल, एक होता है हमारे पास कोएक्सियल। कोएक्सियल को हम लोग ब्रॉड साइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है एक डाइपोल। फिर से डाइपोल बना लिया, ये -Q, यहाँ पे हम लोग बनाएंगे +Q। ठीक है, -Q और +Q का हमारा डाइपोल बन गया। ये हमारे पास सेंटर हो जाएगा O, ये जो लेंथ होगी हमारे पास L, ये लेंथ हमारे पास हो जाएगी L। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, ठीक है, ब्रॉड साइड पे बनाना है, मतलब यहाँ से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, आप लोग नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, उसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम लोग ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर, इस P पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना रहेगा, इस P पॉइंट के ऊपर आपको आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए भैया, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो हम लोग अब डायरेक्ट यहाँ पर क्यू नोट को रख रहे हैं, यहाँ पर हमने क्यू नोट को रख दिया है। ओके, उसके बाद हमारे पास दो चार्जेस है, दो चार्जेस के लिए अलग अलग पोटेंशियल बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग यहाँ तक देखेंगे और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक देखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग इस डिस्टेंस को आर बोल दोगे। ठीक है, इस डिस्टेंस को आप लोग क्या बोल दोगे, आर बोल दोगे। अगर आपसे पूछे कि बताओ ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोगों को ये डिस्टेंस निकालनी है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो ए पी जो होगा आपके पास, वो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालोगे, ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर। ठीक है, बेस का स्क्वायर हो गया और हमारे परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी सेम यही आएगा, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर, इस आर को ऐसा बना लेते हैं, आर स्क्वायर। तो इतनी बात आपको समझ में आई, बस कहानी सिंपल है। अब आप इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, इनको जोड़ दोगे। अब आप लोग सोचोगे यार, हमने जब चैप्टर 1 किया था वहां पर तो कुछ अलग तरीके से निकाला था। ठीक है, अलग तरीके से निकाला था रिजल्टेंट वेक्टर, तो भाई साहब वो वेक्टर क्वांटिटी थी।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन ये तो स्केलर है, तो स्केलर को तो आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, ठीक है, तो इनको आप लोग डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। क्या करोगे, डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग V1 और V2 निकालते हैं। यहाँ पर जो बनेगा इसको हम लोग V1 बोल लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग V2 बोल लेते हैं, ठीक है। तो V1 क्या बनेगा, फटाफट बताओ आप लोग, ठीक है। ये 3 नंबर में आ सकता है क्योंकि ज्यादा बड़ा डेरिवेशन ये नहीं है, ठीक है। तो 1/4πε0 बन जाएगा, 1/4πε0। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा Q, अपॉन में जाएगा R²। R² मतलब जो इसके बीच की दूरी है, तो क्या है हमारे पास, L² R², √L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और V2 क्या बनेगा, V2 भी सेम ऐसे ही बनेगा, 1/4πε0, 1/4πε0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस का Q आ जाएगा, ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर रहेगा, √ लगाओगे, L का स्क्वायर, R का स्क्वायर, ठीक है, और टोटल का स्क्वायर लगा दोगे आप लोग इस तरह से, ठीक है। बस हो गया काम खत्म आपका। जो चीज कट रही है उसको काट दो, वैसे नहीं काटोगे तो भी काम हो जाएगा। अब आपको इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को आपको जोड़ना रहेगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी इसलिए हम लोग जोड़ रहे हैं, नहीं तो अगर वेक्टर होता तो हम लोग अलग तरीके से निकालते, ठीक है, जो फॉर्मूला हमने आपको बताया था उस तरीके से। तो आप लोग देख पा रहे होंगे सारी चीज सेम है, V1 और V2 में बस माइनस का फर्क है, तो ये सारी चीज एक दूसरे से कट जाएगी, मतलब इसमें से पूरी तरह से ये माइनस हो जाएगा, और आपके पास जो V आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा आपके पास 0, और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बनेगा, ब्रॉड साइड पोजिशन के ऊपर 0 बनेगा इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा, ठीक है। समझा दिया आपको किस तरह से आपको करना है। छोटा सा डेरिवेशन है, आप लोग देख सकते हो, मैंने तो 4 लाइन में कर दिया इसको, लेकिन आप लोग व्यवस्थित कीजिएगा, ठीक है। तो 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से। चलिए ब्रॉड साइड समझा दिया आपको, ठीक है। ये चैप्टर जो है वैसे तो काफी लेंथी चैप्टर है, लेकिन अगर आप लोग दिमाग से करोगे तो कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। ये थ्योरी आप लोग देख लीजिए, इस तरह से आपको लिखना रहेगा, लास्ट में वैल्यू आपको ये लानी रहेगी। ओके, मजा आया आप सभी को, ठीक है, आना चाहिए आपको मजा इस तरह का सोल्व करने में डेरिवेशन, क्योंकि ऐसे डेरिवेशन बहुत कम मिलते हैं फिजिक्स में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर के लिए और 3 नंबर के लिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस, द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट एट द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, ठीक है। और डेफिनेशन आपने पढ़ी, क्या समझ में आया आपको ये समझ में आना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द लोकस, ये लोकस होता है, ठीक है। तो मतलब लोकस का मतलब होता है सम ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, सभी पॉइंट को आप लोग जोड़ दीजिए। इट इज द लोकस ऑफ ऑल दोस पॉइंट एट द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस है, अगर आप लोग कहीं पर भी देखोगे, अगर आप लोग कहीं पर भी जाओगे इस सरफेस में, सभी जगह पर पोटेंशियल आपको सेम मिलेगा, ठीक है। एक ऐसी सरफेस होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहां पर आप लोग कहीं पर भी चले जाओ, यहाँ पे 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 चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, आपको जो पोटेंशियल मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, V, ठीक है। V की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये बात होती है, ठीक है। तो ये सरफेस कैसे बनाई जाती है, इसको आपको बनाना होता है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से। आपको सभी जगह चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो यूनिफॉर्मली सभी जगह पर बराबर मिल जाए। इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आई आपको क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ नहीं होता है, एक ऐसा सरफेस होती है जिससे आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ तो आपको पोटेंशियल क्या मिलेगा, सेम मिलेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, ठीक है। क्योंकि चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। आया समझ में, इतनी सी बात है, बताइए क्या था इसमें। तो आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से याद कर लेनी है, बहुत मस्त डेफिनेशन है, बहुत इजी लैंग्वेज में आपके लिए हमने लिखी हुई है। ओके चलिए, तो ये हो गया खत्म, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से बना दीजिएगा डायग्राम, ठीक है। बीच में प्लस क्यू रख लीजिएगा, प्लस क्यू की वजह से यहां से यहां तक की डिस्टेंस r बन जाएगी, ओके, ये रहेगा। उसके बाद आप लोग चार्ज को पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, उसका नाम आप लोग लिख दीजिएगा कि हमारे पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। ये जो अंदर वाली है वो भी हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, आप लोग इस तरह से बता सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर भी प्लस क्यू पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देना, तो ये भी क्या बन जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगी। वैसे अगर आप लोग लिख भी दोगे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो समझ में आ जाता है वो कि हाँ पूरी तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके, और सभी जगह पर पॉइंट, सभी पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये 2 नंबर के लिए अभी तक हमने किया है, लेकिन अगर 3 नंबर में आएगा ये तो कुछ इस तरह से आपसे पूछा जाएगा
कि आप सबसे पहले तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बताइए, साथ में इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिखिए। तो हमने वैसे तो 5 प्रॉपर्टी लिख रखी है यहाँ पर, लेकिन आपको कोई 3 प्रॉपर्टी याद करनी है। ठीक है, 3 प्रॉपर्टी आप लोग कोई सी याद कर लीजिएगा। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास, द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस रिमेन सेम। तो सभी जगह पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। पहला पॉइंट ये हो गया जो कि सिंपल है, जो कि डेफिनेशन को बताता है। सेकंड है हमारे पास, ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाओगे, ठीक है, तो अगर आप यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल में कितना डिफरेंस आएगा, जीरो आएगा। क्योंकि दोनों जगह का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। ठीक है, तो जीरो आएगा यहाँ पर पोटेंशियल में डिफरेंस, तो वर्क डन भी कितना आएगा, जीरो आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये था सेकेंड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लोग देखेंगे, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज एट राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो बनेगी वो बिल्कुल कैसी बनेगी, राइट एंगल बनेगी, 90 डिग्री की बनेगी इक्विपोटेंशियल सरफेस से। समझिए यहां पर आप लोग, यहां से मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ इस तरह से निकल रही है। ठीक है, तो ये सभी क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी सरफेस से। ठीक है, सरफेस से कैसा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल यहां से सरफेस से बनेगा। ओके, तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो आपके कितने पॉइंट तैयार करवा दिए हमने, आपके 3 पॉइंट लगभग कवर हो चुके हैं। फोर्थ पॉइंट आप लोग देखेंगे, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, ये सरफेस 1 अंदर वाली है, सरफेस 2 बाहर वाली है, दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। उसके बाद फिर आप लोग देखेंगे, द सरफेस, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आज अपना टॉपिक है। एक बात आपको बतानी है, देखिए, जो भी चीज आपको पढ़ाते हैं उसको आप लोग एक कॉपी में नोट कर लिया करो। ठीक है, एक अलग से कॉपी बना लो अपनी। ठीक है, केमिस्ट्री की बना लो, फिजिक्स की भी बना लो, क्योंकि आपको हम फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते हैं। तो एक कॉपी बना लो। ठीक है, कॉपी, उसमें आपको सारी चीज जो आपको जो पढ़ाते हैं उसको आपको नोट करना व्यवस्थित तरीके से। ये बहुत जरूरी है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप उसको नोट नहीं करोगे ना कॉपी में, तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। और सबसे जरूरी बात, जब आप रिवीजन करोगी तो आपको दूसरी बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अपनी कॉपी में इसे नोट करके रख लेना। अलग से कॉपी बनाना, ठीक है, अलग से कॉपी जरूरी, अलग से कॉपी। ठीक है, नहीं तो सब गिपिड़ चिपिड़ हो जाएगा एक तरह से। चलिए, तो ये बात है। ठीक है, उसके अलावा, ठीक है, कॉपी का साइज थोड़ा सा बड़ा रखना, क्योंकि काफी सारे चैप्टर हमको करने रहेंगे। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो आपके लास्ट पेज होंगे, कॉपी के जो लास्ट पेज होते हैं, ठीक है, उनमें हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे आपको। अभी हम लोग कुछ ही दिनों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो उनको आप लोग, जैसे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे आपको, तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उसी कॉपी के पीछे लिख लेना है। ठीक है, तो एक ही जगह पर सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो इसलिए आप लोग एक अलग से कॉपी बना लेना, उसमें सारी चीज नोट कर लेना। अगर अभी तक आपने नहीं बनाई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है, ये चैप्टर 2 चल रहा है अपना, तो अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो पहला चैप्टर है उसके नोट्स बना लो, इसके बना लो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। टॉपिक है अपना भैया, रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, क्या हमें देखना है। आप लोग जरा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखिए, V इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R, ये आता है फॉर्मूला। क्या ये हमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन दिख रहा है इसमें, बिल्कुल दिख रहा है। अगर R की जगह पर R² आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो यही रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टीचर्स इसको छुड़वा देते हैं, लेकिन आपको बता दें इसको आपको करना जरूरी है। कहीं से आपको आगे के टॉपिक समझ में आएंगे, नहीं तो फिर आपको बस याद करना पड़ेगा उसको। ठीक है, चलिए तो समझाते हैं आपको। तो रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, वी नो दैट, हम जानते हैं V जो होता है वो होता है 1/4πε0 Q/R। Q/R ये हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू R इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जो भी हमने देखा था उसी में हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे उसको, किसके रिस्पेक्ट में, dr के रिस्पेक्ट में। मतलब
जो हमारे पास v था उसको हम लोग लिख देंगे जैसे v था हमारे पास, तो dv बाई dr लिख देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या करेंगे, यहां पर भी हम लोग लिख देंगे d और अपॉन में लिख देंगे dr। ठीक है, ये हमने कर दिया। क्या करना चाहते हैं हम लोग, डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं। ठीक है, अपॉन में हम लोग क्या लाना चाहते हैं, r लाना चाहते हैं, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट हमने किया, इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो जो कांस्टेंट चीज है उसको बाहर फेंक दो पहले, तो ये सारी चीज कांस्टेंट है, ये सारी चीज बाहर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इतना इतना बच जाएगा। अब आप लोग बताइए 1/r का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। तो 1/r का डिफरेंशियल किस तरह से करेंगे, r की पावर हम लोग लगा देंगे -1। ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो आगे टर्म होती है वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, जो पावर होती है ना वो आगे आ जाती है। तो -1 इंटू r की पावर n-1, मतलब n हमारे पास -1 है, उसमें से 1 माइनस कर दो, तो क्या जाएगा -r टू दी पावर -2। इसका मतलब है -1/r स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, -1/r² लिख देंगे। डिफ्रेंशिएशन आप सभी को आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग अगर छोटा मोटा वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ा होगा 5-7 मिनट का, वो देख लेना, सारे डिफ्रेंशिएशन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, मुश्किल नहीं होता डिफ्रेंशिएशन। चलिए, तो यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, नेगेटिव साइन लगा दिया आगे। ठीक है, यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, समझ में आ गया, बस यही डेरिवेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये हमारे पास क्या आ चुका है, जरा देखिए इसे, जरा माइनस साइन को छोड़ दीजिए और इसको देखिए। ये क्या है हमारे पास, 1/4πε0 q/r²। और ये क्या होता है, अरे यही तो होता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये रिलेशन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया। चलिए और समझते हैं इसको। आया समझ में, मतलब dv/dr इज इक्वल्स टू माइनस क्या हो जाएगा हमारा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग ई बोल सकते हैं। ओके, चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गई, यहां तक बात आपको समझ में आ गई। हम लोगों ने इस माइनस साइन को यहां पर भेज दिया, तो एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, बिल्कुल सिंपल सी बात थी, आपको बिल्कुल हमने समझा दिया। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर एक टर्म आती है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये 2 नंबर में आ सकता है, साथ में ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। देखिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो dv/dr हमारे पास है, ये dv ऊपर है, नीचे dr है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, dv/dr को पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब इसको आप लोग डिफाइन कैसे करोगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो dv है हमारे पास वो क्या बता रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, मतलब dr हमारे पास क्या है, डिस्टेंस कहां पर होगी, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगी, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे। ठीक है, dv/dr, ये क्या हमारे पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, dv/dr। ठीक है, अगर माइनस साइन को हम लोग अभी थोड़ी देर के लिए नेग्लेक्ट कर दें तो वही कहलाएगा हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, इस तरह से आपको समझाना रहेगा। चलिए, ऐसा यूनिट वगैरह आप लोग बता दोगे, वोल्ट पर मीटर बनेगी। अरे जो dv होता है, यहां पर देखिए, ये dv है, ये क्या होता है, वोल्ट होता है। dr हमारे पास डिस्टेंस है, तो मीटर में ले लीजिए। ठीक है, dv/dr, वोल्ट पर मीटर। ओके, उसके बाद डायमेंशनल वगैरह निकाल लोगे आप लोग सभी, आपके ऊपर काम छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमने इसको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। पार्ट 1 में आपको बताया था, उसके अलावा जब चैप्टर 1 हमने पढ़ा था वहां पर भी आपको बता दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वैसे तो 2 नंबर का टॉपिक है। ठीक है, कभी कभी डेफिनेशन आपसे पूछ लेते हैं, व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपको बताना होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या बताओगे, स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, ये जो नोट्स है ना बहुत सिंपल बनाए गए हैं आप लोगों के लिए, और हम लोग नोट्स से पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये चीज बहुत बड़ी चीज होती है। आप लोग जब भी पढ़ाई करो तो कोशिश किया करो जिसके नोट्स हों उसी से आप लोग पढ़ाई करो, या फिर आप लोग जिससे पढ़ाई कर रहे हो उसी के नोट्स होने चाहिए। दोनों अलग अलग बातें हैं, समझो इस चीज को। नोट्स जिसके हैं उसी से आपको पढ़ाई करनी है, ऐसा नहीं है कोई पढ़ा कुछ और रहा है, नोट्स किसी और के ले रहे हैं हम लोग, नहीं, ऐसे में क्या होगा, हमारी इफिशियंसी गिर जाएगी। ठीक है, अगर हमें इफिशियंसी बना के रखनी है अपनी, तो जिससे हम लोग पढ़ रहे हैं
उसी के नोट्स हमारे पास होने चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कोई पढ़ा कुछ और रहा है, नोट्स कुछ और दे रहा है। नहीं, जो पढ़ा रहा है वही नोट्स हमको मिलने चाहिए, तब जाके हमारी इफिशियंसी बढ़ती है। ठीक है, ओके, ये बात होती है। हम एक एक लाइन आपको बताते हैं, ठीक है, समझो इस चीज को। स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एंड इज यूज्ड इन मोलर, मोलिकुलर, न्यूक्लियर एंड मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ये इसके यूजेस हो गए। उसके बाद इसकी वैल्यू दे रखी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, क्योंकि एनर्जी यही है। ओके, द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ऑन एक्सेलरेटिंग थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन। दो डेफिनेशन है, जो चाहो वो लिख सकते हो। नीचे वाली आपको समझा देते हैं, ऊपर वाली तो सब कर लोगे। द एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी एक्वायर करता है, कब करता है, जब उसको आप लोग क्या करो, पोटेंशियल डिफरेंस जब उसका 1 वोल्ट हो और उसको आप लोग एक्सेलरेट कर दो। ठीक है, गाड़ी को जैसे हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, तो जब उसका 1 वोल्ट का पोटेंशियल हो जाए, उससे क्या होगा, उसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो उस वजह से उसके पास जो एनर्जी एक्वायर करेगा, इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना वोल्ट होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो। आया समझ में, ये बात होती है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए, तो ये आपको समझा दिया। ओके, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर में आ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस की, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस बोल दो, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बोल दो, बात एक ही है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। when a charge is given to a conductor, when a charge is given to a conductor, then its potential increases. Hence we can conclude that the potential of a conductor is directly proportional to the amount of charge given to it. ठीक है, ये तो मैथमेटिकल टर्म हो गई। जरा यहाँ पे देखिए आप लोग, फिर आपको फील आएगा। यहां पर देखिए, द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटेंस बोल रहे हैं हम लोग, कैपेसिटर नहीं बोल रहे हैं, दोनों अलग अलग चीज होती है। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, ये दोनों अलग अलग चीज होती है। पहले हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस क्या है, एक एबिलिटी है। क्या बोलोगे आप लोग, अभी कोई पूछे कि व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो क्या बोलोगे, एक एबिलिटी है। क्या है ये, एक एबिलिटी है। ठीक है, धारण क्षमता है, किसको धारण करने की क्षमता है ये, द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकता है, कौन कर सकता है, कैपेसिटेंस, जो कि क्या है, एक कैपेसिटी है, या फिर आप बोल सकते हो एबिलिटी है। ठीक है, और इसको आप लोग मैथमेटिकली किस तरह से बता सकते हो, आप लोग इस तरह से बता सकते हो, Q बाई V का, Q मतलब जो चार्ज है, V हमारे पास जो पोटेंशियल है, उसका जो रेशो बनेगा, Q बाई V का जो रेशो बनेगा, वही हम लोग कैपेसिटेंस को बताते हैं। ठीक है, तो दोनों टर्म हमने समझा दी। पहले हम लोगों ने अपनी तरह से बता दिया, फिर मैथमेटिकली हमने उसको बता दिया। ठीक है, थ्योरेटिकल फॉर्म में बता दिया, मैथमेटिकल फॉर्म में बता दिया। अब सिंबॉलिक फॉर्म में बता देते हैं। तो आप लोग क्या बोलोगे, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो हमने 3 तरह से इसके डेफिनेशन बना दिए। ठीक है, 3 तरह से हमने इसको बता दिया है। अब ये 2 नंबर में आएगा, और 2 नंबर में आप लोग सभी लिख दोगे। ठीक है, चलिए, व्हेन अ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल इंक्रीज। पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब भी आप लोग क्या देते हो, व्हेन अ चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर, कंडक्टर को जब आप लोग चार्ज देते हो, उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। Hence we can conclude that the potential of a conductor is directly proportional to the amount of charge given to it। ठीक है, ये नॉर्मल डेफिनेशन थी। इसी से हमने कंक्लूड क्या कर दिया, इसी से हमने कंक्लूड कर दिया कि जो हमारे पास Q है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के हो जाएगा। यहां से कांस्टेंट हटेगा, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट C आ जाएगा। अब ये C जो होगा, C की वजह से जो यहाँ पर V है, V इसके अपॉन में चला जाएगा, और इस C को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये याद कर लो आप लोग, C इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, Q बाई V। C इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, Q बाई V। C इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, Q बाई V बनेगा। ओके, चलिए, तो आप सभी को वॉइस हमारी प्रॉपर आ रही होगी, ये हम लोग आशा करते हैं। ओके, और आप सभी से एक और निवेदन है, जो भी प्रॉब्लम आपको आए, अगर आपको समझ में आता है तो भी कमेंट कर दो, नहीं समझ में आता है तब भी बता दो। ठीक है, ताकि हम आगे और सुधार कर सकें इस चीजों में। ठीक है, वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो आपको, कंटेंट में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास इतने व्यूज आ नहीं रहे हैं, आप लोग सभी जानते हो। तो अगर आप लोग थोड़ा सा हमें मोटिवेट करने की कोशिश करते हो, तो हमें अच्छा लगेगा कि यार चलो आप लोग बता रहे हो, कोई तो हमारे वीडियो देख रहा है। ठीक है, ताकि हमें ऐसा ना लगे कि यार कोई वीडियो हमारे नहीं देख रहा है और ये वो। तो अगर आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, कुछ स्टूडेंट हमारे हैं
एक देवेश हो गया, कभी कभी कमेंट हम लोग उसके देख लेते हैं, देवेश हो गया, और भी दो चार हैं जो कि कमेंट करते रहते हैं। ओके, तो काफी खुशी मिलती है उन्हें, उनसे हमें। चलिए, तो ये बात हो गई। तो वेयर सी इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर। ओके, ये आपको समझा दिया हमने। उसके बाद देखिए, कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। इस तरह से आपको बता दिया। ओके, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज फराड। ठीक है, फैरेड बोलते हैं कुछ लोग, फराड बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, हम लोग फराड बोलेंगे इसको। तो ये जो कैपेसिटेंस है, इसकी जो यूनिट बनती है, इसकी एक यूनिट होगी, इसकी यूनिट क्या बोलेंगे हम लोग, इसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी फराड। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, क्योंकि चार्ज और ये जो हमारे पास पोटेंशियल है, ये स्केलर होगा तो ये भी हमारे पास स्केलर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग फराड इसकी यूनिट बताएंगे। याद रखना, फराड इसकी यूनिट है क्यू बाई वी। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किसको, कैपेसिटेंस को, कैपेसिटर नहीं, कैपेसिटेंस को। ओके, चलिए, डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग निकाल लोगे। ओके, ये आपके ऊपर काम छोड़ रहे हैं हम लोग। देखो, वी का निकाल लेना, क्यू का तो आपको आता है 80 होता है, तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। ओके, चलिए, डिफाइन वन फराड। एक फराड को आपको डिफाइन करना है। फराड आपको समझा दिया, व्हाट इज फराड, तो आप लोग क्या बोलोगे, फराड इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर आपसे मैं बोलूं कि बताओ वन फराड क्या होता है, एफ से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वन फराड। वन फराड क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, वन फराड का मतलब ये होगा, यहाँ पर जो, यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर जो क्यू है वो कितना होगा, 1 कूलाम, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, 1 वोल्ट। ठीक है, तभी जाकर ये क्या वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, फराड बोल देंगे। ठीक है, फराड बोल देंगे। तो बस इसी को आप लोग लिख दीजिए यहाँ पर, डिफाइन वन फराड। द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज 1 फराड इफ अ चार्ज, इफ अ चेंज ऑफ 1 कूलाम इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय 1 वोल्ट। ठीक है, इफ अ चेंज ऑफ 1 कूलाम, 1 कूलाम का चेंज अगर हम लोग करते हैं तो उसका पोटेंशियल कितना बढ़ जाएगा, 1 वोल्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 वोल्ट उसका बढ़ जाएगा। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है, इस तरह से आपको बताना रहेगा। ओके, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। कंडक्टर बोलना चाहिए, स्फेरिकल कैपेसिटर नहीं, कंडक्टर, भी कंडक्टर पढ़ रहे हैं, कैपेसिटर आपको बताएंगे। ओके, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, शो दैट कैपेसिटी, दो क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, शो दैट कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। ओके, और एक बात हमें याद आ रही है, थोड़ी देर पहले हमने आपसे ये बोला था, जब आपको क्या पढ़ा रहे थे हम लोग, रिलेशन बिटवीन वी एंड ई। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और क्या बताया था आपको हमने, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पे आपको हमने बोला था ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर में आ सकता है, 5 नंबर में आ सकता है। ओके, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। या फिर हमने यहाँ पर नहीं बताया था आपको, कहाँ पे बताया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर में आ सकता है या 5 नंबर में आ सकता है। ये थोड़ा सा आप लोग करेक्शन कर लेना। ठीक है, क्योंकि देखो यार, होता क्या है ना, जो ब्लूप्रिंट है हमारी 2023 की, 2023 की ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, गलती से हमें निकल गया मुंह से कि 5 नंबर का यहाँ से आएगा, क्योंकि होता क्या है ना, ये जो चैप्टर है हमारा, ये लगभग 5 से 6 साल तक लगातार 5 नंबर में आया करता था। तो उससे आदत बन चुकी है 5 नंबर बोलने की। लेकिन इस बार से क्या हो रहा है, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का आएगा। ओके, तो आप लोग इस देख लिया करो। ओके, इनमें आप लोग इतना लोड मत लिया करो, इसमें आप लोग ब्लूप्रिंट हमने आपको पहले ही बता दी है, तो उस तरह से आपको ध्यान देना है। ओके, चलिए, तो बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में। शो दैट कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। हमें ये शो करने को दे दिया जाता है या फिर ये दे दिया जाता है। ओके, ये 3 नंबर में आ सकता है। क्यों आ सकता है 3 नंबर में, क्योंकि इतना बड़ा डेरिवेशन ये है नहीं। ओके, शो दैट कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस। आपको ये बताना है कि जो स्फेरिकल कंडक्टर होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है, शो दैट कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, कि रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए बताएंगे भैया, ये हम लोग बता देंगे। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या बन गया, देख पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे आप सभी लोग। इस तरह से हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में हम क्या देते हैं, अभी तो हमारे पास एक स्फेयर है। स्फेयर में जब हम लोग प्लस क्यू चार्ज देंगे तो ये चार्ज होगा पूरी तरह से यूनिफॉर्मली इसकी सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से पूरी तरह से प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू चार्ज
जो होगा इस तरह से पूरी तरह से यूनिफॉर्मली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। लेट से यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सेंटर ओ है। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हमारे पास आर बनेगी। आर यहाँ पर रेडियस है, ठीक है। स्मॉल आर हमारे पास डिस्टेंस होती है, लेकिन आर हमारे पास यहाँ पर रेडियस है, ठीक है। ये जो चार्ज प्लस क्यू है, प्लस क्यू चार्ज है, इसका सेंटर कहाँ पे बनेगा चार्ज, अगर हम लोग एक तरह से देखना चाहें कि एक्चुअल में चार्ज अगर इसका एवरेज निकाल के देखें तो चार्ज कहाँ से आ रहा होगा, हमें क्या लगेगा कि चार्ज यहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज यहाँ पर होगा, ऐसा हमें दिखने को लगेगा। ओके, चार्ज पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। प्लस क्यू जो सेंटर है उसका, वो क्या करेगा, एक तरह से प्रतीत होगा हमें कि यार यहाँ से चार्ज एक तरह से हमें दिख रहा है, एवरेज चार्ज वहीं पर है। ओके, तो आर हमारे पास बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग क्या बता सकते हैं, इस तरह से हम लोग बता सकते हैं, यहाँ पर देखिए, इस तरह से हम लोग बता सकते हैं जो हमारे पास v बनेगा, v क्या बनेगा, v बनेगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन में बीच में आ जाएगा r, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल r नहीं आएगा, r आएगा, क्योंकि r ही हमारी डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। ओके, ये हमने बता दिया। अब आपको कैपेसिटेंस बताना है, तो कैपेसिटेंस क्या होता है, c होता है। c का फॉर्मूला क्या बताया था अभी आपको, q बाई v, q बाई v। तो जो v की वैल्यू है उसको हम लोग अपॉन में लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए, ये जो v है इसको अपन लोग q के अपॉन में लिख देते हैं। यहाँ पर भी देखिए, इस तरह से इसको अपन q के अपॉन में लिख देते हैं, ठीक है। इजिकल्स टू क्या बन जाएगा, हमारा c बन जाएगा। आया समझ में। तो यहाँ से क्या होगा, ये q से ये q कैंसिल हो जाएगा, और ये जो r अपॉन में है ये ऊपर चला जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो नीचे है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये होने वाला है, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, v को यहाँ पर रख दिया, क्योंकि फॉर्मूला जो बोलता है q बाई v, तो v की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये जो q है ये q से q कैंसिल हो गया। अब ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r जो था ये सबसे नीचे था, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि c इजिकल्स टू क्या बन जाएगा हमारे पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बन जाएगा। और यहाँ पर जो r है, यहाँ पर जो r है वो आपको क्या दिख रहा है, r इज डायरेक्ट, जो c है हमारे पास कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r वेयर r इज अ रेडियस। आया समझ में। तो सिंपल सा था, कुछ नहीं किया हमने, इतना सा ध्यान रखना है कि r की जगह पर, स्मॉल r की जगह पर r लेना है, बाकी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, मैच द कॉलम में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, और 2 नंबर 3 नंबर में ही आ सकता है। ओके, तो ये आप सभी को समझ में आ गए। आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया करो, ठीक है, नोट करना हो तो। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कैपेसिटर। व्हाट इज कैपेसिटर। अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा था कैपेसिटेंस। क्या देखा था, कैपेसिटेंस देखा था, एक एबिलिटी होती है, ठीक है, चार्ज को स्टोर करने की। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक डिवाइस होता है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर अवेलेबल इन द मार्केट। इतने प्रकार के आजकल कैपेसिटर आ रहे हैं मार्केट में, और ज्यादा भी हो सकते हैं। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो, कैपेसिटेंस जो था वो एक एबिलिटी था, ये एक डिवाइस है। ये क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है। कैपेसिटर is a device which is used to store electrical energy. In other word, capacitor is a device in which the capacity is increased without change its shape or size. आप बिना इसके शेप और साइज को चेंज किए हुए आप इसकी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं है कि छोटा सा है तो छोटे से में एनर्जी कम आएगी, आप लोग ज्यादा एनर्जी इसमें कंज्यूम कर सकते हो, डाल सकते हो एक तरह से, ठीक है। ये चीज होती है, साइज शेप मैटर नहीं करता है यहाँ पर। ओके, जैसे हम लोग देखते हैं एक छोटी सी हमारे पास क्या होती है, मेमोरी होती है, दिखने में छोटी सी होती है, लेकिन कितनी जीबी की आजकल आ चुकी है, ठीक है, 6 GB 10 GB, बहुत, और मतलब मान सकते हैं हम लोग। ओके, समझ गया आप लोग क्या कहना चाहते हैं हम लोग। चलिए, तो ये बात हो गई कैपेसिटर की, हमने आपको बात बता दी। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन अदर वर्ड, कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच द कैपेसिटी इज इंक्रीज विदाउट चेंज इट्स शेप एंड साइज। ओके, ये बात हो गई। चलिए, तो यही इसका प्रिंसिपल है, ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल है, ये आप लोग देख सकते हो। कैपेसिटी इंक्रीज दिस, लिखा यहाँ पर कैपेसिटी इंक्रीज दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो आप लोग यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ा सकते हो, यही इसका प्रिंसिपल है। ये सारी चीज जो हमने आपको बताई है ये इतनी कोई काम की नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट ये ध्यान रख लेना, ये आप लोग ध्यान रख लेना, बाकी तो कोई खास नहीं है, आपको इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। ओके,
क्योंकि ये सारी चीजें वही उसी से रिलेटेड है, कैपेसिटर जो कैपेसिटेंस था उसी से रिलेटेड है, तो आपको हमने उसको पहले ही समझा दिया। ओके, चलिए अब बात करते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर। टाइप ऑफ कैपेसिटर, कितने प्रकार के कैपेसिटर होते हैं? तो बेसिकली हम तीन प्रकार के कैपेसिटर के ऊपर बात करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। ये तीन प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। ठीक है, 5 नंबर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, लेकिन अब 2 नंबर और 3 नंबर के लिए इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से आया करता था पहले, लेवल डायग्राम, आपको डायग्राम बताना है, फॉर्मूला डेरिवेशन फॉर कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी के लिए, ठीक, कैपेसिटेंस के लिए आपको उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। डिपेंडेंसी भी आपको बतानी होती है। डिपेंडेंसी समझते हो आप लोग क्या होती है डिपेंडेंसी? अभी जैसे हमने देखा स्फेरिकल कंडक्टर में हमने देखा था कि जो कैपेसिटी होती है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर भी हमें बताना होता है। चलिए आप लोग यहाँ पर देखिए, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो यहां पर आप लोग देखेंगे, इन दी अबव फिगर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज शोन इन पैरेलल प्लेट, इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू प्लेट M and N, टू प्लेट M and N आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, हमारे पास दो प्लेट है, दोनों का साइज लगभग बराबर है, एरिया हम लोग A मान लेते हैं। ठीक है, एक का नाम दे दिया हमने M, एक का नाम हमने दे दिया N, दो हमारे पास क्या हो गई, प्लेट हो गई। ठीक है, पैरेलल प्लेट हो गई, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है एक तरह से। आगे देखिए, आर हेल्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d, और दोनों के बीच की दूरी कितनी मान लेते हैं, d हमारे पास दूरी है। लेट एरिया बोथ द प्लेट इज a, अब मान लेते हैं दोनों प्लेट के बीच का जो एरिया, दोनों प्लेट का जो एरिया है, ठीक है, सेम है, a हम लोग उसका एरिया मान लेते हैं। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, when plus q charge is given to a plate, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, when plus q charge is given to plate M, then due to electrostatic induction minus q charge induced at the internal surface of plate M on the outer surface of plate N plus q charge is induced plate, ठीक है, induced plate N is earthen so that plus q charge goes to the earth, let's capacity of parallel plate capacitor is C। यहां पर देखिए, ये पढ़ के बता दिया आपको हमने, अब इसको समझा भी देते हैं थोड़ा सा। यहां पर देखिए, हमने क्या किया, हमने जो एम प्लेट थी हमारे पास, उसमें हमने प्लस क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हमने इसमें पास करवा दी। ठीक है, तो ये चार्ज यहां पर गया। अब ये जो एम प्लेट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पूरी तरह से प्लस प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस एम के ऊपर। ठीक है, अब ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यहां पर लिख देते हैं, ये टर्म आप लोग ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, इंडक्शन के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से कहां पर पढ़ने वाले हो, आप लोग पढ़ोगे ईएमआई चैप्टर में, एक चैप्टर है हमारा ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, वहां पर आपको जादू देखने को मिलेगा, जादू। ठीक है, इंडक्शन तो होगा क्या भाई साहब, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से ये जो एन हमारे पास एक प्लेट है, एन हमारे पास जो प्लेट है, इसकी प्लेट समझते हो इस तरह से होती है, यहां पर देखिए, ठीक है, इस तरह से प्लेट है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इसकी वजह से ये प्लस है, ये माइनस, यहाँ ये प्लस है, इस प्लस की वजह से जो अंदर की प्लेट है इसके ऊपर माइनस चार्ज पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, माइनस चार्ज पूरी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अंदर वाली सरफेस के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 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 आ जाएगा। क्या बोलोगे आप लोग, यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हुआ है, जिसकी वजह से प्लस चार्ज माइनस वाली सरफेस के ऊपर आ जाएगा, मतलब प्लस जो चार्ज होगा ना, उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज एन वाली प्लेट के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, वो भी अंदर वाले। अब यहां पर माइनस आ गया पूरी तरह से। अब यहां पर देखिए, इधर देखिए, यहां पर क्या होगा, यहां पर नेगेटिव, तो यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा।
तो यहां पर नेगेटिव, तो यहां पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा पूरी तरह से पॉजिटिव। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, ये फिनोमिना होता है एक्चुअल में। प्लस था हमारे पास एम के ऊपर, उसकी वजह से एन के इंटरनल पार्ट के अंदर आ गया क्या, इंटरनल मतलब अंदर की ओर, अंदर की ओर नेगेटिव चार्ज आ गया, बाहर की ओर पॉजिटिव चार्ज आ गया। उस पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अर्थ दे देंगे। ठीक है, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अर्थ समझते हो, धरती से, धरती से हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो ये जो पूरा प्लस क्यू चार्ज होगा वो इसके थ्रू पूरा बाहर हो जाएगा। तो अब हमारे पास एम के ऊपर प्लस चार्ज है, एन के ऊपर माइनस चार्ज है। ठीक है, एम के ऊपर प्लस प्लस चार्ज है, एन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ माइनस चार्ज है, क्योंकि प्लस चार्ज को हमने भेज दिया है कहां पर, अर्थ में। ठीक है, ये बात होती है। इतना आया समझ में आप सभी को? कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लो अपने माइंड में। क्या हुआ यहाँ पर, आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे एग्जाम में? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो रहा है। प्लस जो चार्ज है, प्लस जो चार्ज है उसकी वजह से नेगेटिव चार्ज अंदर वाली प्लेट के ऊपर आ गया, और बाहर वाली प्लेट के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, जिसको हमने अर्थिंग दे दिया। ठीक है, चलिए, तो इतनी बात हमें समझ में है। ओके, यहां पर थ्योरी में आपको सब कुछ हमने समझा दिया है। ओके, थ्योरी में यहां पर सब कुछ हमने लिख दिया है, आप लोग यहां पर देख लीजिएगा। चलिए, ओके, आगे बढ़े। चलिए, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेट द कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सी। कैपेसिटी यहां पर हम लोग सी मान लेते हैं। सी हमारे पास कैपेसिटी है। ठीक है, क्यू बाई वी हम लोग कर लेते हैं इसको, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी हमने लिख लिया। ओके, क्यू हमारे पास जो चार्ज हो गया टोटल, वी हमारे पास क्या हो गया, पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पर। ओके, चलिए, इतनी बात हमें समझ में आई। अब आपको अब आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? अब आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमने कहां पर आपको पढ़ाया था, ये हमने पढ़ाया था आपको चैप्टर नंबर 1 में, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम जब हमने करवाई थी आपको, पार्ट नंबर 7, चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 7। ठीक है, वहां से हम लोगों को जरूरत पड़ने वाली, क्योंकि वहां पर आपको हमने बताया था इन्फिनाइट प्लेन शीट, उसके ऊपर जब चार्ज हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया था, और वहां पर हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो उसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें। ओके, समझाते हैं आपको, टेंशन नहीं लेना है आपने को। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय इनफाइनाइट प्लेन शीट इज। इनफाइनाइट प्लेन शीट थी हमारे पास इस तरह से, इस तरह से प्लेन शीट थी हमारे पास। इसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, चार्ज हमने इस तरह से पूरी प्लेट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ओके, ये काम नहीं कर रहा है क्या पेन आज हमारा? ठीक है, फिर भी हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हमने क्या कर दिया था, पूरा चार्ज हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ठीक है, इस प्लेट के ऊपर। इसकी वजह से हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, सिग्मा बाई 2 पाई, सिग्मा बाई 2 पाई। ये हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपको डेरिवेशन नहीं किया था आपने, तो कोई चिंता वाली बात नहीं, इसको डायरेक्ट याद कर लेना। ओके, और अगर ये भी याद ना हो, तब भी एक तरीका आपको बताएंगे लास्ट में। ठीक है, तो अभी आप लोग सिर्फ यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है किसके द्वारा? तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे इनफाइनाइट प्लेन शीट के द्वारा। ओके, चलिए, तो हैंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय प्लेट एम, एम के द्वारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, सिग्मा बाय 2 पाई। ठीक है, ये किसके द्वारा बनेगी, प्लेट एम के द्वारा। हमारे पास दो प्लेट है, एक एम और एक एन, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एम के द्वारा कितनी बनेगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। सिग्मा बाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। अब बात करते हैं एन के द्वारा कितनी बनेगी। अरे भैया, एन के द्वारा बात करो या एम के द्वारा बात करो, बनेगी तो अमाउंट में सेम ही। तो यहां पर क्या बनेगी, यहां पर बन जाएगी एन के लिए भी सेम टू सेम, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। अच्छा, ये जो सिग्मा होता है वो क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इज अ चार्ज, यूनिफॉर्मली जो हमारे पास इंटेंस जो थी हमारे पास प्लेन शीट ऑफ चार्ज थी, उसके लिए हमने क्या बनाया था, उसके लिए हमने इसको डिफाइन किया था सिग्मा को। तो सिग्मा जो होगा वो क्या होगा, क्यू बाई ए। ठीक है, चार्ज जो हमारा होगा वो यूनिट में कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको हम लोग बताते हैं क्यू बाई ए के साथ। ठीक है, क्यू बाई ए से। ठीक है, चार्ज पर एरिया, चार्ज पर एरिया को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए, तो दोनों के लिए हमने निकाल लिया, एम के लिए भी निकाल लिया और एन के लिए भी निकाल लिया। अब हमें टोटल निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को सम कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, सम कर देंगे। सम करने से क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, दोनों को सम कीजिए।
तो सम करने पे हमारे पास आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हमारे पास बचेगा। तो टोटल ई कितना आएगा हमारे पास, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, सम किया हमने और क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सम किया अभी तक हमने। अब देखिए अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ाया था, अभी आपको थोड़ी देर पहले हमने बताया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट V जो होता है dV बाई डी आर, यहां पर लिख लेते हैं dV बाई डी आर, यही तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं कि हमारे पास आ गया। ठीक है, मोड लगा दिया हमने तो नेगेटिव साइन हमारा चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो V है हमारे पास, B जो है हमारे पास, उसका हम लोग अगर B से मल्टीप्लाई करते, अगर आप लोग इस तरह से देखोगे तो और समझ में आ जाएगा आपको। इस तरह से देखिए, हमारे पास E आ चुका है क्या, बिल्कुल आ चुका है E। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें V फाइंड करना है। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं V बाई आर इज इक्वल्स टू E। ठीक है, छोटे के लिए बात होती है तो डीवी डी आर लगा दो, बड़े के लिए हम बात करेंगे तो V बाई आर लिख सकते हो। ठीक है, आर की जगह पर हम लोग D लिख सकते हैं, डिस्टेंस हमने कितनी मानी, दोनों प्लेट के बीच में D मानी हुई है, तो V बाई डी कर लेंगे। ओके, तो V क्या बनेगा हमारे पास, E इंटू डी, E इंटू डी बन जाएगा। तो मतलब D से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास E बन जाएगा। अगर हम लोग D से मल्टीप्लाई कर देंगे, D हमारे पास डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, तो हमारे पास V आ जाएगा। ओके, तो ये हम लोग करने वाले हैं। तो यहां पर दोनों साइड हम लोग D से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पर भी D से मल्टीप्लाई, यहां पर भी D से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, यहां पर ये एक्सप्रेशन, यहां पर ये एक्सप्रेशन। अब इससे आप लोग क्या समझे, अब इससे आप लोग ये समझे कि यही तो हमारे पास V आ गया, तो V क्या आएगा हमारे पास, V हमारे पास आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल। अब अगर आपसे कैपेसिटेंस पूछे तो क्या बताओगे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई V। आप V की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, सिंपल सी बात है। तो Q बाई V आप लोग पुट करिए, क्या आएगा यहाँ पर, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आ जाएगा। अब सिग्मा की वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए, सिग्मा क्या होता है, अभी आपको बताया था Q बाई ए होता है, Q बाई ए होता है। तो बस यहाँ पर सिग्मा की जगह Q बाई ए पुट कर दीजिए। इतनी चीज आपको समझ में आई, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ऊपर बता देते हैं आपको फटाफट। तो यहाँ से क्या बनेगा, C इक्वल्स टू कितना बनेगा भैया, बोलिए आप लोग, Q अपॉन में क्या आ जाएगा, Q बाई ए आ जाएगा, Q बाई ए आ जाएगा, फिर अपॉन लिखिए, यहाँ पर आप लोग एप्सिलॉन नोट लगा दीजिए। ओके, उसके बाद इनटू में आप लोग D कर दीजिए। ठीक है, तो ये Q से Q कैंसल, फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर बता देते हैं C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाएगा, उसके बाद अपॉन में A आ जाएगा और नीचे रहेगा D। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, तो आपको स्टार्टिंग में ये मुश्किल लगा होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ हमने मिस्टेक तो नहीं करी है। ओके, लेकिन आपको सारी चीज हमने बता दी किस तरह से करना है। D से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद यहाँ पर आप लोग इस तरह से करोगे। ठीक है, उसके बाद जो एप्सिलॉन नोट जो होता है हमारे पास, सॉरी एप्सिलॉन नोट नहीं बोलेंगे हम लोग, सिग्मा बोलेंगे। तो सिग्मा जो होता है, सिग्मा की वैल्यू आप लोग पुट कर दोगे, उसके बाद जो एक्सप्रेशन आएगा वही आपका पास फाइनल एक्सप्रेशन होगा काटने के बाद। ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं। देखो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा होगा, लेकिन आपको बताएं एक्चुअल में ये इतना मुश्किल नहीं है। फिर से आप लोग देखो, क्योंकि देखो पहली बार में हर चीज मुश्किल लगती है, लेकिन दूसरी बार ट्राई करोगे, तीसरी बार ट्राई करो, इस पे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और वैसे भी यार ये 5 नंबर का टॉपिक होता है, लेकिन अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है तो डायरेक्ट इसको ध्यान रख लो। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन आया उसको ध्यान रख लो। आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेंगे, वो आपसे वो पूछेंगे बताओ कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसके ऊपर डिपेंड करती है। ऑप्शन दे देंगे आपके पास ऑप्शन क्या दे देंगे, एरिया ऑफ प्लेट दे देंगे और बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एरिया ऑफ प्लेट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाकर आपको दे देंगे तो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ए एप्सिलॉन नोट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, और डी के ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वहां से आप लोग देख के समझ सकते हो। तो ये रहेगा हमारे पास। ओके, चलिए, तो देखिए आपको सारी चीज हमने समझा दी है, यहाँ से क्या क्या हो सकता था। सबसे पहले हमने क्या किया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बना लिया। ठीक है, डायग्राम बना लिया। उसके बाद एक का हमने क्या निकाला, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, दूसरे की निकाली, दोनों को जोड़ दिया। दोनों को जोड़ने के बाद हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल निकाल ली। टोटल निकालने के बाद हमने क्या किया, टोटल निकालने के बाद दोनों में डी से मल्टीप्लाई कर दिया। डी से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वी बन जाता है।
ठीक है। और v बनते ही हमने c के अंदर उसकी वैल्यू पुट कर दी, q अपॉन क्या होता है हमारे पास, c जो होता है, c मतलब कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस में हम लोगों ने उसकी वैल्यू पुट करी, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, छोटा मोटा हमने चेंज करने के बाद। बस यही तो हमने किया। आप लोग प्रैक्टिस करिए इसकी, हो जाएगा। तो चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? आई होप आप सभी काफी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड एजुकेशन पर। चलिए, तो बात करते हैं हमने कहाँ तक कर लिया था पिछले वीडियो में। ओके, चलिए देखेंगे आप लोग सभी यहाँ पर अभी तक इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर कर लिया है। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस कवर हो गया हमारा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आपको करवा दिया था, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल और कोएक्सियल के लिए, ये आपको करवा दिया। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपको करवा दिया हमने। उसके बाद कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, ये आपको करवा दिया था लास्ट वीडियो में। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, ये आपको करवा दिया था, ठीक है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये आपको एयर मीडियम के लिए करवा दिया था। आज आपको किसके लिए करवाना है? डाइलेक्ट्रिक के लिए करवाना है, ठीक है। तो लगभग ये पार्शियली हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक्स हैं वो आपको बता देते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर लेंगे, लास्ट वीडियो ही हमारा इस चैप्टर का। ओके, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसके लिए बचा हुआ है हमारे पास? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए बचा हुआ है, ठीक है। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर ये हमारा बाकी है। वन डी ग्राफ जनरेटर ये हमारा बाकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मेरी बात सुनो आप लोग सभी, ठीक है। एमपी बोर्ड 2022-2023 वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। स्फेरिकल प्लेट कंडक्टर, या फिर आप बोल सकते हो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, ज्यादा बोलना सही रहेगा, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। ये जो टॉपिक है ये 2 नंबर में आ सकता है या फिर 3 नंबर में आ सकता है। चांसेस 3 नंबर के ज्यादा है, तो ये मान के चलो कि 3 नंबर में ये आ सकता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ना तो एयर के लिए ना डाइलेक्ट्रिक के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है और 5 नंबर का इस बार यहाँ से आ नहीं रहा है। ओके, तो स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर जो रहेगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वन डी ग्राफ जनरेटर 5 नंबर में आया करता था, तो आप लोग इसके यूजर्स पढ़ लेना, डायग्राम वगैरह देख लेना, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। उसके अलावा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, हर एक बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे इजी होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट भी वही है, ठीक है। तो आप लोग इसको बिल्कुल मत स्किप करना, ठीक है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसको आप लोग बहुत अच्छे तरह से समझने वाले हैं, ओके, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी होता है, काफी इजी टॉपिक है, ठीक है। अगर देखा जाए तो 2 मिनट का टॉपिक भी नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है सीरीज पैरेलल तो कुछ भी तो नहीं है उसमें, ठीक है। इजी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसको स्किप कर दो या फिर आप फटाफट पढ़ लो इसे। हम लोग कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे, सिंपल सिंपल से होंगे क्वेश्चन, क्योंकि एमपी बोर्ड में न्यूमेरिकल इतने मुश्किल नहीं आते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें। चलिए तो बात करते हैं कैपेसिटेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारे पास यही है, कैपेसिटेंस ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा था? पिछले वीडियो में हमने देखा था कैपेसिटी ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब एयर मीडियम की हम बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर मीडियम चेंज हो जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, एयर तो होगी साथ में, लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक और फिट कर देंगे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक क्या करेंगे, इसके बीच में फिट कर देंगे। तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है, ठीक है। तो अ डाइलेक्ट्रिक इज यूज्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बिकॉज इट रिड्यूस दिस टेंडेंसी मच मोर देन एयर गैप, ठीक है। तो एक बात तो ये समझ में आई कि भैया एयर से अच्छा है कि हम लोग कुछ यहाँ पर फिट कर दें, ठीक है। तो हमने डाइलेक्ट्रिक फिट कर दिया। और क्या इसका यूज है, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, हमारे पास कंडक्टेंस ज्यादा है, तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक क्या करता है भैया, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को बढ़ा देता है। कैसे बढ़ा देता है, यहाँ पर देखिए, अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ई टू ई बाई क्यू, ई बाई के, वेरी सॉरी, ई बाई के, ठीक है, ई बाई के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई। दिस रिड्यूसेस द पोटेंशियल डिफरेंसेस फ्रॉम वी टू वी बाई के, और पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा इसकी वजह से, कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, वी बाई के, मतलब के से डिवाइड कर दोगे और किसी चीज से कभी डिवाइड करते हैं तो चीज कम होती है, ठीक है। तो वी बाई के यहाँ पर हो जाएगा। हेंस द कैपेसिटेंस इंक्रीजेस फ्रॉम सी टू के सी, मतलब के टाइम्स यहाँ पर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो अगर आप लोगों को नॉर्मली समझना है तो आप लोग ये बोल सकते हो एक वर्ड में, एक सेंटेंस में, कि हमारे पास कैपेसिटेंस बढ़ जाता है जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक को यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप इतना बता दोगे ना तो काम हो जाएगा। अगर आप लोग डाइलेक्ट्रिक यूज करते हो, स्लेब यूज करते हो, तो कैपेसिटेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है।
चलिए ये बात हमें समझ में आ गई। ओके भैया, यूज कर लेते हैं, आप सब बोल रहे हो तो ये हमने यूज कर लिया, डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पर फिट कर दिया। लेट से द लेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक विल बी टी। टी मान लेते हैं इसकी लेंथ को, ठीक है, क्या मान लेते हैं, टी। अब टी हमने मान लिया। अब पूरी डिस्टेंस कितनी होती है, डी होती है। याद है आप सभी को पिछला डेरिवेशन जो हमने किया था, यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी होती है डी। डी तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब यहाँ पर एयर कितनी है, एयर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एयर कितने मीडियम में फैली हुई है, तो आप लोग बोलोगे डी माइनस टी। अगर यहाँ पर से टी हट जाता, डी में से टी हट जाता तो हमारे पास एयर एयर बचती, लेकिन डी माइनस टी जो हमारे पास है इसी में अब एयर बची हुई है, बाकी जो टी टी वाला सेक्शन है वहां पर हमने डाइलेक्ट्रिक को फिट कर दिया। ठीक है, चलिए अब आपको एक बात बताते हैं जो कि ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका सॉल्यूशन यही है कि आप लोग याद कर लो। देखिए, अगर आप लोग डाइलेक्ट्रिक की बात करते हो और जब आप लोग डेरिवेशन करते हो डाइलेक्ट्रिक को साथ में लेकर, तो वहां पे क्या होता है, वहां पर आपको एप्सिलॉन नोट में, ध्यान से सुनिएगा, एप्सिलॉन नोट में के से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, के से। व्हाट इज के, क्या बोलोगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, तो आप लोगों ने के से मल्टीप्लाई कर दिया। कब करना है, जब आपके पास डाइलेक्ट्रिक की आप बात करो, जब उसके साथ आप लोग डेरिवेशन करने की कोशिश करो। ठीक है, जब डेरिवेशन आप लोग डाइलेक्ट्रिक को मानकर कर रहे हो तो एप्सिलॉन नोट से के से मल्टीप्लाई कर देना, ये आप लोगों को काम करना है। चलिए अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं भैया, बहुत देर होगी समझते समझते। देखिए, हमारे पास अब दो मीडियम बन चुके हैं, एक हमारे पास एयर भी है, छोटे से सेक्शन में एयर है और बहुत सारे सेक्शन में हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया। ठीक है, चलिए तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एयर की वजह से कितनी बनेगी, एयर की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है, ये एयर के लिए, यहाँ पर एयर लिख लीजिए। याद है आप सभी को सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट कैसे आता है, पिछले डेरिवेशन में हमने किया था। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो काम कीजिए, आप लोग थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, चैप्टर नंबर 1 में चले जाइए, गॉस थ्योरम में चले जाइए। गॉस थ्योरम में हम क्या करते थे, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते थे इन्फानाइट प्लेट शीट के ऊपर। ठीक है, वहां पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता था, यूनिफॉर्म प्लेन शीट, ठीक है, जो कि इन्फानाइट डिस्टेंस तक फैली हुई होती है, इन्फानाइट प्लेन शीट जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके ऊपर चार्ज हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। तो वहां पर हमारे पास डेरिवेशन किस प्रकार से आता था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, लेकिन वो एक प्लेट के लिए आता था, हमारे पास दो प्लेट है तो भाई दो प्लस कर दो आप लोग इसको, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों प्लेट के लिए आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए ये बनता है। तो ये करोगे तो यही तो आएगा, यही तो आएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नोट, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट बचेगा। ओके, तो इस तरह से आता है ये। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट देखेंगे, तो ये हमारे लिए एयर के लिए आ गया। अब आप लोग बताइए, एयर के बाद हमारे पास क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिए क्या आएगा बताइए आप लोग, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, और अभी आपसे बोला के से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब भी आपको क्या दिख जाए, डाइलेक्ट्रिक दिख जाए, तो के से मल्टीप्लाई कर दो। इतनी बात हमें समझ में आ गई, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब देखिए, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, क्यू बाई ए हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, क्यू बाई ए होती है। सिग्मा क्या होता है, क्यू बाई ए होता है, कितना चार्ज एक यूनिट एरिया में फैला हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं क्यू बाई ए। ठीक है, तो आप चाहो तो इसकी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोग वैल्यू को बाद में रख देंगे, लास्ट में। अभी आप लोग इतना समझिए। ठीक है, आपने क्या निकाल लिया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो लाइन से चलते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तब पोटेंशियल निकालो। ठीक है, पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, याद है आप सभी को, पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन था, हमने देखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी वो होती थी डी बाई आर। ठीक है, डी बाई आर, या फिर आप इस तरह से बता सकते हो डीवी बाई डी आर। ठीक है, ये सही रहेगा, डीवी बाई डी आर, वेरी सॉरी। ये माइनस भी साइन आता है, लेकिन माइनस को आप लोग यहाँ पर छोड़ सकते हो, क्योंकि हम लोग माइनस की हम बात यहाँ नहीं करेंगे, पॉजिटिव की बात कर लो, इतना ही काफी है। ओके, तो डीवी बाई डी आर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास छोटी डिस्टेंस तो है नहीं, बड़ी डिस्टेंस है, तो हम लोग डीवी बोल देंगे। यहाँ पर आर हमारे पास क्या है, डी आर मतलब डिस्टेंस होती है, तो हमारे पास डी डिस्टेंस है, तो हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास क्या डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने निकाली है किसके लिए, एयर के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोग उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देते हो, डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्या जाएगा, एरिया वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं अपन उसको, एयर के लिए पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए आप लोग, डिस्टेंस हमारे पास कितनी, एयर के लिए कितनी बची थी हमारे पास, एयर तो बहुत कम जगह में फैली हुई थी। ठीक है, डी डिस्टेंस हमारे पास पूरी थी, उसमें से अगर टी को माइनस कर देंगे, टी हमारे पास क्या था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जहां पर फैला हुआ था। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक को माइनस कर देंगे तो एयर तो बचेगी हमारे पास, उसको आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम वही कहानी है। यहाँ पर v की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर k के लिए बात करेंगे, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नोट, इसे मल्टीप्लाई किसका करेंगे, t डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कितने में फैला हुआ है, t में फैला हुआ है। ओके, चलिए ये बात हो गई। अब आप लोग टोटल कैसे निकालोगे, टोटल कैसे निकालोगे भैया बताओ, टोटल कैसे निकालते हैं, दोनों को सम कर दो। ठीक है, दोनों की दोनों स्केलर है तो सम करो इन दोनों का, इसको और इसका सम करना क्या आएगा आपके पास, इनको आप लोग सम कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस तरह से हमने इसकी वैल्यू रख दी है, इसकी वैल्यू रख दी है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए इन दोनों को सम करोगे, सम करने के बाद आप लोग एक्सप्रेशन निकालोगे, कुछ इस तरह का जाएगा। अब ये सम करना बहुत आपके लिए आसान है, ये चीजें हम आपको नहीं करवाएंगे, क्योंकि यार इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सब पका पका है आपको नहीं मिलेगा, आपको करना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। सम कीजिएगा, लास्ट में आप लोग क्या करिएगा, लास्ट में आपके पास v आ जाएगा जो आपने अभी देखा। ठीक है, सम करने के बाद v आ गया हमारे पास। अब आपको निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, q बाई वी होता है, q बाई वी। तो बस वैल्यू पुट कर दो, q बाई वी, वी आपने निकाला है, v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, आप चाहो तो फिर आपके पास जो सिग्मा रहेगा, सिग्मा की वैल्यू भी रख देना, उस तरह से आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। अब आप लोग सोचोगे अरे इतना, ये तो इतना बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में ये बड़ा बड़ा कुछ नहीं है। आप लोग ट्राई करो, मजा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मत बोला करो सर इतना बड़ा, ये तो 5 नंबर में आएगा, लेकिन कोशिश तो करो कम से कम। ठीक है, हम लोग पहले ही हार मान के बैठ जाते हैं, अपनी गलती यही होती है। ठीक है, तो फटाफट उस डेरिवेशन को हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब फटाफट इस पे आ जाते हैं, क्योंकि यार ये डेरिवेशन कुछ बड़े होते हैं, आप लोग भी मानते हो, लेकिन हो सकते हैं, ऐसा मुश्किल नहीं है। लेकिन अब हम लोग अगले डेरिवेशन पे आ जाते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमें पूरा चैप्टर फिनिश करना है। ठीक है, तो एक्सप्लेन स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, लेवल डायग्राम, फॉर्मूला डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटी एंड डिपेंडेंसी वगैरह वगैरह। ओके, चलिए तो वो वाला हमारे पास फिनिश हो गया था। अब नया क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है भैया, इसको भी आप लोग देखेंगे। ओके, यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है, एक्सप्लेन स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर, ओके, तो फिर से 2 प्लेट बना लो, लेकिन ये कौन से शेप में होगी, स्फेरिकल शेप में होगी। ठीक है, तो मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। वैसे ये डेरिवेशन भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये तो इजी है, उसके कंपेयर में तो काफी इजी है ये। ठीक है, ये देखिए, एक प्लेट हमारी ये बन गई, एक प्लेट हमारी ये बन गई। ठीक है, 2 प्लेट बन गई, क्योंकि हमारे पास किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, और स्फेरिकल की बात कर रहे हैं, तो दो दो स्फेरिकल शेप में बना लो। ओके, अब मान लीजिए, अब मान लीजिए आप लोग यहाँ पर थोड़ी सी घेर दे देते हैं। ठीक है, इसको खोल देते हैं थोड़ा सा। ये दोनों कोसेंट्रिक है, ध्यान रखिए, कोसेंट्रिक, दोनों का सेंटर एक जगह पे आएगा। ओके, इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाली जो है, अंदर वाला जो हमारे पास बोल सकते हो स्फेयर है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे देंगे, तो पूरी यूनिफॉर्मली पूरी सरफेस के ऊपर ये बट जाएगा, इस तरह से पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग सभी, इस तरह से पूरी तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, चार्ज हमने प्लस क्यू दिया है, तो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग सभी, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये पेन आज नहीं चल रहा है क्या, चलेगा चलेगा। ये देखिए इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट ये हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग सभी। अब यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, तो अंदर की साइड कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सब जो कहाँ क्या जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यही तो हमारे पास कॉन्स्टेंट बोलता है, हमारा जो फंडा है क्या बोलता है, अगर आप लोग बात कर रहे हो पॉजिटिव चार्ज की, तो अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज आएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। ठीक है, तो अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो बाहर कौन सा चार्ज आएगा प्लेट के, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो बनाने की जरूरत नहीं है पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि इसको हम लोग अर्थिंग दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो यहाँ पर बना सकते हो, हमने बनाया नहीं, अच्छा यहाँ पर बनाया हुआ है ना, यहाँ पर ये इस तरह से बनाया हुआ है, लेकिन वो डेरिवेशन में चला गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको अर्थिंग दे देंगे। ठीक है, अर्थिंग का मतलब है यूं करके यूं कर दो, ये सारा जो चार्ज प्लस चार्ज है वो नीचे धरती में चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग समझ सकते हो। आया समझ में, ये हम लोग करने वाले। तो अब आप लोग यहीं पर देख लीजिए, मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि हमारे पास फर्स्ट है, इसका नाम हमने दे दिया ए, और जो बाहर वाला है उसको दे दिया हमने बी। ठीक है, ए और बी हमारे पास बन चुका है 2 सर्कल, सर्कल नहीं बोलेंगे हम लोग, स्फेयर बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर शेप हमारे पास सर्कल है। ओके, तो समझ लीजिए आप लोग। तो ये जो अंदर वाला है, इसकी यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ए है। ठीक है, स्मॉल ए। और जो बाहर वाला सर्कल है, ठीक है, जो स्क्वायर हम लोग बोलते हैं, उसकी डिस्टेंस कितनी है, मतलब उसका जो सेंटर से डिस्टेंस कितनी बनेगी, तो बी बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो ए और बी हमारे पास 2 डिस्टेंस आ चुकी है। छोटे ए के लिए छोटा ए, बड़े बड़े बी के लिए बड़ा छोटा बी। ठीक है, समझे आप लोग। ए कैपिटल कैपिटल है हमारे पास, तो उसका जो हमने डिस्टेंस बताई है सेंटर से लेकर, ठीक है, रेडियस जो हम लोग बोलते हैं, तो उसकी ए है, बड़े वाले की स्मॉल बी है। इस तरह से आप लोग समझ। चलिए, तो अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं।
पहले हम लोग इसके लिए क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद उसका क्या निकलेगा भैया, पोटेंशियल, पोटेंशियल के बाद क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, उसके बाद क्या निकलता है हमारे पास, कैपेसिटेंस। ठीक है, ये चीज हमारे पास होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, वैसे आप लोग इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हो क्योंकि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्फेयर है। ठीक है, और स्फेयर के लिए आपको याद हो, स्फेयर के लिए तो आप लोग डायरेक्ट भी बता सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेयर के लिए हमेशा क्या आती थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये आती थी हमारे पास। ठीक है, स्फेयर के लिए कहां पर, उसके ही डिस्टेंस के ऊपर, मतलब उसी पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी। तो इसका जो पोटेंशियल बनेगा वो तो सेम ही बनेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या बता सकते हो, इस जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल जो होता है उसमें रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, आप लोग फिर से देखिए, बी बाई डी कर दीजिए, डिस्टेंस से आप लोग डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर बी आ जाएगा, और यहाँ पर डी से मल्टीप्लाई कर दो। डी क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है हमारे पास, यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर से 1 आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको याद हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। ओके, तो यही बात है, आप लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं हमारे स्फेयर ए के लिए, तो स्फेयर ए के लिए हमारे पास पोटेंशियल क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए। बी वाले के लिए क्या बनेगा, सेम टू सेम ये बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई बी। ठीक है, दोनों के डिस्टेंस हमने लिख दिए, यहाँ पर ए यहाँ पर बी। अब नेक्स्ट स्टेप आप लोग खुद कर सकते हो, आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में जोड़ देना है इन दोनों को। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, मतलब सम कर देना है। सम करेंगे आप लोग, सम करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपके पास उसको आप लोग कैपेसिटेंस में पुट कर देना, कैपेसिटेंस भी आपको पता है। ठीक है, क्यू बाई वी होता है, बस और क्या, ये हो गया खत्म। बताइए क्या था इसमें। ठीक है, इस तरह से आप लोग कर सकते हो। चलिए चलिए, तो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे पास है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन कर देंगे। ठीक है, कैपेसिटर हमारे पास होते हैं, उनको हम लोग कंबाइन कर देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे सभी की। ठीक है, हम लोग दो प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एक सीरीज में एक पैरेलल में। और ये जो सीरीज पैरेलल होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे, ये आपको कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये आपको चैप्टर नंबर 2 में, मतलब इसी चैप्टर में, उसके अलावा चैप्टर नंबर 3 में आपको देखने को मिलेंगे, और आने वाले चैप्टर्स में आपको देखने को ये मिल जाएंगे, खासकर ईएमआई में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पर इतना इंपॉर्टेंट इसका नहीं होता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि ये जो सीरीज पैरेलल है ये आपको आगे भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो और ये जो होते हैं टॉपिक, ये बहुत इजी टॉपिक होते हैं, एक बार आपको समझ में आ गया तो बहुत 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 आसान चीज हो जाएगी आगे जाकर आपके लिए। ठीक है, अगर किसी ने क्लास 10th में पढ़ रखा हो, रेजिस्टेंस का हम लोग कॉम्बिनेशन बनाते थे, तो बस वो यही चीज है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ अलग नहीं है। चलिए, तो सीरीज और पैरेलल क्या होता है, सीरीज का मतलब क्या होता है, पैरेलल का मतलब, ये हम लोग समझेंगे। उससे पहले आपको एक चीज क्लियर करवा देते हैं, जो कैपेसिटर होता है उसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग बना दीजिए, ये किसका सिंबल हो गया, हमारा कैपेसिटर का सिंबल हो जाएगा। जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, इस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस बनाते हैं, उसी तरह से ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कैपेसिटर बन जाएगा। ओके, चलिए बात करते हैं हम लोग सीरीज की। सीरीज का मतलब क्या होता है, सीरीज का मतलब होता है कैपेसिटर को आप लोग सीरीज में अरेंज कर दीजिए, इस तरह से आप लोग अरेंज कर दीजिए, सीरीज है हमारे पास, एक लाइन में अरेंज कर देंगे। ओके, तो ये हो गई सीरीज की बात हमारी। तो सीरीज में हमने क्या किया, C1 C2 C3, ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर थे, तीनों को हमने सीरीज में अरेंज कर दिया। ओके, यहां पर मान लीजिए हमने एक बैटरी लगा रखी है, क्या लगा रखी है हमने, बैटरी लगा रखी है। अब इस बैटरी से क्या होगा, इस बैटरी बोल दो, सेल बोल दो, अभी एक बात, ये एक ही बात है। ठीक है, हमें क्या चाहिए, चार्ज चाहिए, तो यहाँ से क्यू अमाउंट का चार्ज निकलेगा, क्यू अमाउंट का चार्ज यहाँ से निकलेगा, जाएगा चार्ज सभी जगह पर जाएगा और वापस लौट कर आ जाएगा। ठीक है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो चार्ज होता है हमारे पास वो सेम होता है। सीरीज में जो चार्ज होता है, चार्ज हमारे पास सेम होता है, चार्ज मतलब क्योंकि हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज सेम होता है, इसको लिख लो कहीं पर भी, आप लोग याद रखना इसको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। चार्ज हमेशा सेम होता है, पोटेंशियल हमेशा डिफरेंट होता है। ओके, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर उस पूरी सीरीज के अंदर चार्ज हमेशा सेम रहेगा, इसके पास भी क्यू अमाउंट का चार्ज आएगा, इसके पास भी क्यू जाएगा, इसके पास भी क्यू जाएगा। लेकिन अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें वो तो डिफरेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर अलग है, ये अलग है, ये अलग है।
ठीक है। तो मान लीजिए पहले वाले का जो पोटेंशियल है वो कितना है, V1 है, पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका V2 है, इसका V3 है, ठीक है, हमने ये मान लिया। तो अब आप लोग देखेंगे पोटेंशियल यहाँ पर कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। और आपको एक और चीज बता दें जो कि सीक्रेट होती है, आप सुनिएगा ध्यान से। V जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास पोटेंशियल होता है, ठीक है। V क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बोल सकते हैं। जब भी आपको डेरिवेशन करना हो तो जो चीज वेरी हो रही है उसी से हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे। यहां पर वेरी क्या हो रहा है, पोटेंशियल वेरी हो रहा है, तो पोटेंशियल से चालू हो जाओ। हम लोग आगे देखेंगे वहां पर हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो सेम हो जाएगा, चार्ज वेरी होगा तो चार्ज से डेरिवेशन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वेरी कौन हो रहा है, बार बार चेंज कौन हो रहा है, वी हो रहा है, तो वी से हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे। ओके, चलिए। तो वी जो होगा उसकी हम बात करते हैं, V1 की बात करते हैं। V1 क्या होता है, आपको इस तरह समझाते हैं। आप लोग बताइए, जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है क्यू बाई वी, होता है क्यू बाई वी। ओके, तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, हम लोग बात करें वी की, तो इस तरह से हम बता सकते हैं वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, ठीक है, क्यू बाई सी। तो वी क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। और अगर V1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्यू रहेगा सेम, यहाँ पर हो जाएगा C1, ठीक है, C1 कैपेसिटेंस होगा इसका। यहाँ पर कितना हो जाएगा, क्यू बाई C2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू बाई C3, ठीक है, ये हो जाएगा। और अगर इस बड़े वाले V की बात करें, टोटल की बात करें, तो टोटल कैपेसिटेंस की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर टोटल चार्ज अपन टोटल कैपेसिटेंस C। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ऊपर की चीज सारी कैंसिल हो जाएगी, आप लोग कॉमन वगैरह ले लीजिएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/C इजिकल्स टू, आप लोग पूरा कीजिएगा, ठीक है, हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन आप लोग कॉमन वगैरह लेकर करिएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा और यही हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। बस ये हो गया खत्म, और क्या, ये हो गया खत्म। तो सीरीज में ये वाला एक्सप्रेशन आएगा, सीरीज में यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन जब आप लोग आगे पढ़ोगे जो अपना इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर ये एक्सप्रेशन नहीं आएगा, इसका जस्ट अपोजिट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/C इजिकल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ओके, ये रहेगा। तो बस ये एक्सप्रेशन हो गया खत्म, अपना ये डेरिवेशन हो गया खत्म, ठीक है। तो सीरीज खत्म, अब बात करेंगे पैरेलल की, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर पूरी व्यवस्थित तरीके से हमने इसको लिखा हुआ है, बिल्कुल लाइन बाय लाइन, इस तरह से आप लोग देख लीजिए। ओके, अब हम लोग बात करते हैं पैरेलल की। तो पैरेलल में क्या होता है आप लोग देखिएगा, हम फिर से क्या करेंगे, एक अपना सर्किट कंप्लीट करेंगे। पहले तो वायर वगैरह लगा देंगे, बैटरी लग गई, वायर लगा दिया हमने। अब देखिएगा, यहाँ से एक वायर हमने इसको दे दिया, मतलब इस वायर से हमने क्या किया, यहाँ से इस वायर से हमने C2 को कनेक्ट कर दिया, यहाँ से C3 कनेक्ट कर दिया, यहाँ से C1 कनेक्ट कर दिया। तीन अलग अलग हमारे पास क्या है, फिर से कैपेसिटर है। इन कैपेसिटर को हम लोग क्या करेंगे, पैरेलली कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर C1 C2 C3 कुछ भी लिख दीजिए ऊपर नीचे, वो तो चलेगा, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, तो अब मान लीजिए यहाँ से Q चार्ज गया, ठीक है। तो अब जो चार्ज होगा वो बढ़ जाएगा, इसके पास Q1 आएगा, इसके पास Q2 आएगा। चलिए काम करते हैं, इनके हिसाब से लिख लेते हैं। यहाँ पर Q1 आएगा, यहाँ पर Q2 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, Q3 आएगा, ठीक है। अलग अलग चार्ज अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे, ठीक है। आप लोग ये घर पर भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पर क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, आप लोग क्या करेंगे, बल्ब लगाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज होती है, चार्ज हमारे पास बराबर जाएगा, तीनों बराबर नहीं जाएगा, अलग अलग जाएगा तीनों जगह पर। ओके, लेकिन अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल की, चलो मान में इतनी बात समझ में आ गई कि जो चार्ज होगा इस बार सेम नहीं रहेगा, इस बार डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, अलग हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल की, तो ये पॉइंट है हमारे पास, एक ये पॉइंट है। अगर आप लोग तीनों की बात करो, तीनों वायर इसी दो पॉइंट से कनेक्टेड है, इन्हीं दो पॉइंट से कनेक्टेड है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल में कितना डिफरेंस होगा वो बराबर ही आएगा, क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ओके, दो पॉइंट से कनेक्टेड है, ये दोनों पॉइंट से। तीनों की बात कर लो आप लोग, C1 की बात कर लो, C2 की बात कर लो, C3 की। इसका मतलब है तीनों के पास पोटेंशियल सेम रहेगा V, ठीक है। तो यहाँ पर V जो होता है वो सेम होता है, V जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। चेंज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ Q होता है। तो जो चेंज होता है उसी से हम लोग डेरिवेशन आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग बता देंगे, ओके। टोटल कितना जाएगा, Q1 Q2 Q3 हम लोग प्लस प्लस करेंगे तो वापस Q के बराबर ये आ जाएगा, ओके। तो अब आप लोग फिर से देखिए, C क्या होता है, C होता है हमारे पास Q बाई V होता है, ओके। तो आप लोग आगे देखेंगे, फिर यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, Q की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CV इजिकल्स टू हो जाएगा हमारे पास
क्यू, CV इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू। तो यहाँ पर लिख सकते हैं CV, क्यू की जगह पर हम लोग CV लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर B सेम रहेगा, यहाँ पर C1 बोल देते हैं, यहाँ पर C2 भी बोलेंगे, यहाँ पर C3 B बोलेंगे। अब तीनों में VV कॉमन है तो VV को कैंसिल कर दो, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। आया क्या हमारे पास, C इज इक्वल्स टू आएगा हमारे पास C1 प्लस C2 प्लस C3, और ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। बताइए क्या था इसमें, इस तरह से आप लोग निकाल सकते हो। ओके, ये रहेगा। ये तो बहुत सिंपल है, पैरेलल वाला बहुत सिंपल है यहाँ पर। ओके, अगर मान लो एक क्वेश्चन आपको देता हूँ कि जो C1 है उसकी वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 फराड है, इसकी 10 फराड है, इसकी फिर से 5 फराड है, तो बताइए यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस कितना निकलेगा। तो आप लोग कैसे निकालोगे, आप लोग तीनों को जोड़ दोगे। ठीक है, 5 10 15 कितने होते हैं, 5 प्लस 10 प्लस 5, 15 नहीं हो 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 आ जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, 20 फराड। ओके, तो इस तरह से आप लोग ये कर सकते हो पैरेलल वाला भी। ओके, अब कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास पूरे नोट्स हैं, आप लोग इसको देख सकते हो। ओके, अब आपके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस निकाल रखे हैं जो कि एमपी बोर्ड में काफी बार आ चुके हैं। 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 2 म्यू एफ, 4 म्यू एफ, या फिर आप फराड बोल सकते हो, डायरेक्ट माइक्रो फराड है, एंड 8 म्यू एफ आर कनेक्टेड इन सीरीज पैरेलल। देखो जो यूनिट होती है, यूनिट के पीछे मत जाओ, यूनिट तो समझ में आ जाएगा आपको, यूनिट तो सेम रहेगी, क्योंकि हमें क्या करना है, एक तरह से प्लस ही करना है सारी चीजों को। ओके, कभी हम लोग अपॉन में लेकर प्लस करेंगे, कभी डायरेक्ट प्लस कर देंगे, तो उसकी चिंता मत करो आप लोग। सीरीज में पैरेलल में 3 कैपेसिटर of capacity 2 mu f, 4 mu f, 8 mu f are connected in series and parallel. Find the equivalent capacity in each case. आपको सीरीज में भी निकालनी, पैरेलल में भी निकालनी। तो आपको फॉर्मूला पता है सीरीज का और पैरेलल का। पैरेलल का आप लोग पहले कर लीजिए, क्योंकि पैरेलल में बहुत आसान होता है। पैरेलल में आपको सिर्फ जोड़ना ही तो होता है, तो आप लोग जोड़ दीजिए 2 4 2 4 एंड 8, कितना आएगा, 8 4 12, 12 और 2 कितने होते हैं, 12 और 2 14 हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 म्यू एफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए। ओके, उसके बाद बात करेंगे हम लोग सीरीज की। तो सीरीज के लिए आप लोग कुछ इस तरह से कर लोगे, 1/2, 1/4, 1/8, और इस तरह से आप लोग अपना आंसर लेके आ जाओगे। ठीक है, ये सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई सभी करना। ओके, सभी लोग इसको ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड आउट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इन द फॉलोइंग सर्किट। इस सर्किट में आपको क्या करना है, ए और बी के बीच का क्या निकालना है आपको, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस आपको निकालना है ए और बी पॉइंट का। तो यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर है हमारे पास 2 का, 2 म्यू एफ का, यहाँ पर 2 म्यू एफ का, यहाँ पर भी 2 म्यू एफ का, यहाँ पर भी 2 म्यू एफ का। ठीक है, तो आप लोग इसको इस तरह से करोगे। ठीक है, इसको अभी आप लोग इस तरह से लिख लीजिए, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। इसको हम लोग बिल्कुल वैसा का वैसा लिख लेंगे, 2 म्यू एफ। ठीक है, 2 म्यू एफ। चलो एक काम करते हैं, यूनिट की बात नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट 2 लिख लेते हैं। उसके बाद आप लोग इसको सोल्व करिए। ये क्या है, पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है, जुड़ जाती चीजें। ठीक है, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आप इसको भी पैरेलल में इस तरह से सोल्व कर लीजिए। 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 म्यू एफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर तो वैसा का वैसा लिख लीजिए। अब आपके लिए आसान हो गया। अब आपको क्या करना है, ये सीरीज में मिल गया आपको, या आपको किस में मिल जाएंगे, सीरीज में मिल जाएंगे। सीरीज में क्या होता है, 1/2, 1/4, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, गलती आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा, ये तो आप लोग कर लोगे, चलो ठीक है। आप लोग किस तरह से करोगे, 1/c इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/2। ओके, आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले 4 कॉमन लोगे। ठीक है, यहाँ पर से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर फिर से 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 और 2 4 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 5। तो ये आंसर आएगा हमारे पास 1/c इज इक्वल्स टू 1 बाई, यहाँ पर लिख लेते हैं 1/c इज इक्वल्स टू 5/4। ओके, 5/4। अब यहाँ पर बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं। अभी आपने क्या निकाला है, 1/c निकाला है, c नहीं निकाला, तो ये आपका एक्चुअल आंसर नहीं है। c आपको निकालने के लिए इसको उल्टा कर देना है। ओके, 4/5 यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको करना रहेगा। ओके, तो आप सभी लोग ये कर सकते हैं।